Hello everyone, this is वेदांत सिंह ठाकुर. वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स. तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं चलिए देखते हैं. क्लास 12th इंग्लिश बिहार बोर्ड, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, महात्मा गांधी चैप्टर 1 एक्सरसाइज पार्ट 2. तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पर हम क्या करने वाले हैं, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज पार्ट. ठीक है, पार्ट 1 ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं. आज हम पार्ट 2 कवर करेंगे जहां पे हम और बड़े क्वेश्चन आंसर से डील करेंगे. तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग क्लासेस एंजॉय कर रहे हैं. ठीक है, तो चलते हैं आगे. यहां दिया है C1 पेज नंबर 11. तो आपको क्या करना है, 11th वाला पेज जो है आपकी किताब का, उसको खोलना है. जब भी मैं पढ़ा रहा हूं तो आप लोगों को इस बात पर ध्यान देना है कि आप लोगों को हमेशा अपनी किताब अपने सामने रखनी है. अब देखिए क्वेश्चन 1 है, आई बिलीव दैट द सिविलाइजेशन इंडिया हैज इवॉल्व्ड इज नॉट टू बी बीटन इन द वर्ल्ड. व्हाट डज गांधी मीन बाय दिस स्टेटमेंट? डू यू सब्सक्राइब टू हिज व्यूज? अब देखिए यहां पर कहा जा रहा है कि आई बिलीव, मैं क्या करता हूं, मैं बिलीव करता हूं दैट द सिविलाइजेशन इंडिया हैज इवॉल्व्ड, ना जो भारत की सभ्यता जो बड़ी है, इवोल्यूशन हुआ, डेवलपमेंट हुआ है, इज नॉट टू बी बीटन इन द वर्ल्ड, जिसको दुनिया में कोई हरा नहीं सकता. तो इससे आप क्या समझते हो, व्हाट डज गांधी मीन बाय दिस स्टेटमेंट? इस स्टेटमेंट से गांधी क्या समझते हैं? डू यू सब्सक्राइब टू हिज व्यूज? क्या आप उनके व्यूज को अपने में उतारना चाहोगे? आप उसको मान्यता देना चाहोगे या उसको अलाउ करोगे अपने पास? सब्सक्राइब करना चाहोगे? आप लोग यूट्यूब वीडियो सब्सक्राइब करते हो ना, क्यों सब्सक्राइब करते हो? क्योंकि हमको उसकी वापस की सारे आइडियाज देखने लगे, जो वीडियोज आ रही हैं, नेक्स्ट वीडियोज हमारे पास आए, तो क्या उनके जो आइडियाज है, अपकमिंग आइडियाज के लिए भी आप रेडी हो? तो यहां पर वही बात कही गई है. तो चलिए इसका आंसर देखते हैं. यहां पर दिया है, गांधी इज ऑफ द फर्म व्यू दैट द सिविलाइजेशन इंडिया हैज इवॉल्व्ड इज फाउंड ऑन फर्म ग्राउंड्स. अब देखिए यहां पर क्या कहा जा रहा है, गांधी इज ऑफ द फर्म व्यू. अब गांधी जी का जो व्यू है वो बहुत ज्यादा क्या है, दृढ़ है. दैट द सिविलाइजेशन, यानी कि जो सिविलाइजेशन है इंडिया का, जो डेवलप हुआ है, इज फाउंडेड ऑन फर्म ग्राउंड्स. जो उसकी जो बेस है वो क्या है, बहुत दृढ़ है ना. आपको ये बात समझनी चाहिए कि हमारा भारत का जो सिविलाइजेशन है, हमारे भारत के जो ओवरऑल जो फाउंडेशन है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है. और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम इस बात को समझ सकें कि कहीं ना कहीं जो भी हम देख रहे हैं आज, वो सारी चीजें हमारे फाउंडेशन पर निर्भर करती है, बेस पर निर्भर करती है, हमारे एंसेस्टर ने जो बनाया है उस पर निर्भर करती है. Our ancestor tested it on the anvil of their experience and found it to be true. अपने अनुभवों पे अनुसार उस पर रख के, है ना, एक आप लोगों को पता है एनविल होता है ना, अनुभव रूपी जो एनविल है, उस पर उन्होंने क्या करा, उस पर उन्होंने सब कुछ कर देख लिया, सारे टेस्ट कर देख लिए, और इस नतीजे पर वे लोग पहुंचे हैं कि कहीं ना कहीं अगर हम ध्यान दें तो ओवरऑल जो हमारा जो अनुभव है, जो हमारी जो सोच है, वो यही कहेगी कि जो इंडियन सिविलाइजेशन है उससे बढ़िया कोई भी नहीं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है, वो अपनी जगह पर स्थित है, उसका फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग है. द सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया हैज विथस्टूड द टेस्ट ऑफ टाइम. समय के साथ, समय पैसेज ऑफ टाइम ना, समय की राह पे भी वो एक समान रहा, विथस्टूड रहा. ठीक है, एक सामान्य रहा, कांस्टेंट गति पे रहा, उसमें कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिला. तो गांधी जी यहां पर यही बात हमको समझाना चाह रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से, माय डियर स्टूडेंट्स, है ना. आप लोगों को इस बात को समझ लेना चाहिए कि जब कभी भी हम बात करते हैं इस विषय की कि भारत का जो सिविलाइजेशन है उससे हमने क्या सीखा, क्या बनाया, तो कहीं ना कहीं इसके पीछे कौन है, हमारे एंसेस्टर है, उन्होंने ही बीज बोए हैं, तभी तो आज की जो सभ्यता है वो इतने आगे तक पहुंची है. तो इंडिया हैज विथस्टूड द टेस्ट ऑफ द टाइम. समय का जो परीक्षा है ना, समय की परीक्षा की अगर हम बात करें, समय में ऐसा कहा जाता है, अगर आपने एक मूवी देखी हो जिसका गाना है जोहर जबी वाला, उसमें उस मूवी का नाम है वक्त ना, शायद वक्त ही है मेरे हिसाब से, आप सर्च कर देखिएगा. और क्या है,
तो उस मूवी में दिखाया गया है कि वक्त क्या करता है, हर चीज को ना तोड़ देता है। उनकी फैमिली कितने अच्छे से जी रही थी, ठीक है, जोहर जोगी वाला गाना गाता है वो ना, मन्ना डे का गाना है वो, आपको याद होगा। तो वहां पर आप देखोगे कि समय के साथ साथ क्या होता है, भूकंप में सब कुछ नष्ट हो जाता है। लेकिन अगर हम इंडिया की बात करें, इंडियन सिविलाइजेशन की बात करें, बहुत समस्या ने बहुत फटकार लगाया, लेकिन उसके बाद भी आप देखोगे कहीं ना कहीं स्वाभाविक तौर पर इंडिया क्या रहा, एक समान रहा, विथस्टूड रहा, हमेशा हिला तक नहीं, अपनी स्थिति में सामान्य रहा, समय के पैसेज, समय के जो रहा है उसके अनुसार चला। और हम देख पाएंगे इजिप्ट, वी आर ग्रेट एंड पावरफुल सिविलाइजेशन, इट हैज लॉस्ट इट्स ग्लोरी। अब जो इजिप्ट है, जिसकी बहुत बड़ा माना जाता है, बहुत पावरफुल माना जाता है, उसने क्या करा, अपनी ग्लोरी जो है उसको खो दिया, है ना। यहां पर आप एक बात ध्यान में रखो कि स्वाभाविक है जब भी हम बात करते हैं सिविलाइजेशन की, तो भारत के सिविलाइजेशन से अगर हम और कोई सिविलाइजेशन को कंपेयर करते हैं तो हमको सिर्फ एक बात ज्ञात होगी कि बाकी सभी सिविलाइजेशन जो है धीरे धीरे करते करते क्या हो गए, गिरते चले गए। और इसी कारणवश आप इस बात को समझ पाओगे कि भारत का जो सिविलाइजेशन है वो कहीं ना कहीं कैसा है, बहुत बढ़िया है, और हमेशा अपने सामान्य तौर पर अगर हम देखें तो अडिग रहा है। इट इज नो लॉन्गर एग्जिस्ट। अब आप देखो तो इजिप्ट जो है, इजिप्ट का जो साम्राज्य है वो अब एग्जिस्ट ही नहीं करता। सेम इज द केस विद द ग्रेट रोमन एंड ग्रीक सिविलाइजेशन। और यही किस्सा है ना, केस जो है किसके साथ है, रोमन और ग्रीक सिविलाइजेशन के साथ भी है। दे हैव लॉस्ट देयर फॉर्मर ग्लोरी। अब आप बोलोगे सर फॉर्मर ग्लोरी क्या होती है, पहले वाला यश जो है वो तो वो खो ही चुके हैं, अब उनके पास तो वो मौजूद ही नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि उन लोगों की जो क्रांति, वहां पर जो चेंजेस आए, बहुत सारे बदलाव आए, उन्होंने उसको क्या करा, एक्सेप्ट नहीं कर पाए और वो विनिष्ट हो गए। तो पहले जैसा यश जो है अब उनका मौजूद नहीं है। लेकिन भारत की कीर्ति आज भी देखो, आप देख सकते हो, हम राम को ध्यान करते हैं, हम कृष्ण को देखते हैं, है ना। हमारे जो हिंदुइज्म का जो कॉन्सेप्ट है उसको आप समझ पाओगे। जापान हैज वेस्टर्नाइज्ड, पश्चिमीकरण तो हो गया जापान का। The people of Europe are inspired by Greek and Roman writers. जितने भी यूरोप के लोग रहने वाले हैं उन लोगों ने क्या करा, रोमन राइटर्स और ग्रीक राइटर से क्या हुए, बहुत ज्यादा इंस्पायर हो गए। स्वाभाविक है क्योंकि उन लोगों ने भी बहुत अच्छा लिखा अपने अपने फील्ड में। क्यों ना लिखेंगे, उन लोगों के पास भी ज्ञान है, हमारे पास भी था, लेकिन वो ज्ञान जो उनको प्राप्त हुआ कहीं ना कहीं वो ज्ञान जो है थोड़े समय तक ही रहा, ज्यादा उन लोगों को पल्लवित नहीं कर पाया। स्वाभाविक है जब कभी भी हम बात करते हैं ज्ञान की, सोर्स की, तो सोर्सेस भी बहुत लिमिटेड थे वहां पर। जो सोर्सेस की कमी होने के कारण भी उन लोगों को उसको हटाना पड़ा। यूरोप में जो क्रांति आई, जो रिवॉल्ट आया, उसी के कारण कहीं ना कहीं यूरोप आज हमसे आगे, और मॉडर्नाइजेशन का जो सिचुएशन जो है वहीं से हमको आता है। एंड बिलीव दैट दे विल बी एबल टू स्टीयर क्लियर ऑफ द मिस्टेक्स दोज पीपल मेड, बट गांधी डज नॉट होप दैट दे विल बी एबल टू डू सो, है ना। यहां पर उनको पता है, गांधी जी की बात अब यहां पर देखिए, ये जो लाइन में क्या कहा गया है, यहां साफ साफ यही कहा गया है कि अगर हम बात करते हैं गांधी जी की, तो गांधी जी ने ये पहले ही कहा है कि उन लोगों को क्या करना चाहिए, जो उनकी बहुत गहरी मिस्टेक्स हैं उनको सुधार लेना चाहिए। अगर वो उसको सुधार नहीं पाएंगे तो स्वाभाविक है क्या होगा, उनको नुकसान उठाना पड़ेगा। और गांधी जी तो कहते हैं डज नॉट होप दैट दे विल बी एबल टू डू सो, और वो लोग तो कर भी नहीं पाएंगे, है ना, अपनी गलतियों को हटा नहीं पाएंगे, ऐसा उनको महसूस होता है। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे कौन सी गलतियों की बात हो रही है, ऐसी कौन सा बड़ा गलती, ऐसी कौन सी बड़ी गलती है जो उन लोगों ने कर दी। आप देखिए मटेरियलिज्म जो है, भौतिकवाद जो है, उसका जो प्रचलन है वहीं से चला है। आज के समय अगर आप ध्यान दो तो आपको पता होगा कि हमारे भारत में कहा जाता है कि 24 से 21 बरस तक ब्रह्मचर्य का पालन होता है, लेकिन वहां पे जो अश्लील साहित्य है उसने क्या करा है, पूरी दुनिया को कहीं ना कहीं एक गलत धर्रे पर लेकर चला गया है वो, है ना। आज के समय भी आप देखिए, हमारी पिक्चर्स हो गई, मूवीज हो गई, हर जगह ओटीटी कंटेंट में आप देखोगे कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ अश्लील साहित्य देखने को मिल जाएगा, है ना। यूरोप ने और क्या करा है, यूरोप का जो साहित्य है वो बहुत बढ़िया है, कहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन आज भी अगर हम ध्यान दें तो हम इस बात पर बिल्कुल भी फोकस नहीं कर रहे कि हमारा जो देश है ना, आपने सुना होगा कि जो कालिदास हैं वो भारत के क्या है, शेक्सपियर हैं। अब आप सोचो जो शेक्सपियर है, शेक्सपियर तो बहुत बाद में है कालिदास के। कालिदास कब के थे,
तो हमारे यहाँ पर हमारे पास समझ नहीं है अपने कल्चर की, अपने ट्रेंड की, कि हम कैसे चीज़ों को यूज़ करें। जो वो सामने वाला थोप कर हमको चला गया वो हमने लेना चालू कर दिया। तो गांधी जी यही कह रहे हैं कि अपने कल्चर को समझो, अपने कल्चर की ओर आओ, इस बात पर ध्यान दो कि क्या सही है और क्या गलत है ना। और उन्होंने कहा कि यूरोपियन तुम लोग भी समझो, तुम्हारी जो गलतियां हैं, जो प्रभाव तुम डाल रहे हो सारे समाज पर, उसको हटाओ। उसको हटाने से क्या होगा, तुम्हारा भी सुधार होगा। लेकिन गांधी जी को कोई होप नहीं है, कोई विश्वास नहीं है। उनको पता है कि वो ऐसा शायद ही कर पाए, है ना, उनमें उम्मीद नहीं है। अबाउट द इंडियन सिविलाइजेशन, अब अगर हम बात करते हैं भारतीय सभ्यता की, गांधी सेज दैट, गांधी जी क्या कहते हैं, पीपल ऑफ वर्ल्ड थिंक दैट, जो दुनिया के लोग हैं वो ऐसा सोचा करते हैं, दैट द पीपल ऑफ इंडिया आर नॉट विलिंग टू अडेप्ट देमसेल्व्स टू अ न्यू आइडियाज। यानी जो भारत के लोग हैं वो अडेप्ट नहीं करना चाहते, अपनाना नहीं चाहते, क्या, नए आइडियाज। अब देखिए, स्वाभाविक है जिस समय गांधी जी लिख रहे थे, देखिए गांधी जी जब लिख रहे थे उस समय अपन लोग नहीं थे, अपन लोग तो बहुत सालों बाद आए, 100 साल हो चुके हैं अपने को, 85-89 साल हो चुके हैं। उस समय जब वो लिख रहे थे तो उस समय की सिचुएशन को देखते उन्होंने लिखा है बहुत अच्छे तरीके से। तो वो यही कह रहे हैं कि भारत के जो लोग हैं उन लोगों को क्या है ना, नए आइडियाज अपनाना नहीं अच्छा लगता, वो लोग नहीं चाहते। तो ऐसा क्यों, कहीं ना कहीं ये आरोप लगाया है किसने, बाहर के लोगों ने चार्ज किया था। अब आप लोगों को पता है 3 चीजें हुई थी। एक तो उन्होंने कहा था हम लोग बहुत स्टॉलिड हैं, काम हैं, बहुत शांत रहने वाले हैं। वहीं पर और क्या कहा गया था, वहीं पर एक बात और कही गई थी कि हम लोग अनसिविलाइज्ड है, इग्नोरेंट है। तो ये वाली बात जो थी वो कहीं ना कहीं ये बताती है कि उनके आरोप है कि हम नए आइडियाज को नहीं अपनाते। अब आप बोलोगे सर क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं नए आइडिया जितने लाएंगे उतना कहीं ना कहीं क्रेविंग्स बढ़ेंगी, हमारी इच्छाएं बढ़ेंगी। बट गांधी डज नॉट कंसिडर इट अ फॉल्ट, लेकिन गांधी इसको कोई भी गलती नहीं मानते, फॉल्ट नहीं मानते। इट इज आवर मेरिट, ये हमारी योग्यता है। बिकॉज आवर सिविलाइजेशन इज अ परफेक्ट एंड लास्टिंग, लंबे समय तक रहने वाला, लास्टिंग है। और सिविलाइजेशन जो है वो क्या है, बहुत बढ़िया है, परफेक्ट है। वी नीड नो बडीज गाइडेंस, हमको किसी भी लोगों की ना, कोई भी लोगों की गाइडेंस की आवश्यकता नहीं है। आई सब्सक्राइब टू गांधीज व्यू पॉइंट, मैं क्या करता हूं, मैं तो गांधी के ही व्यू पॉइंट को लेना चाहूंगा ना। यहाँ सब्सक्राइब का मतलब ये नहीं होता कि आपको यूट्यूब वीडियो सब्सक्राइब करनी है, ऐसा नहीं। यहाँ अर्थ ये है कि मैं गांधी के व्यू पॉइंट का समर्थन करना चाहूंगा, उसको अपनाना चाहूंगा ना, अपनाने वाली बात हो रही है। तो यही बात है ना। लेकिन आप उसको समझ सकते हो कि सब्सक्राइब करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं हम एक्सेप्ट करते हैं कि और वीडियोज आए उनकी, सब्सक्रिप्शन तभी किया जाता है। तो इस तरह भी आप ले सकते हो। तो मुझे लगता है कि यहां पर आपको हर एक चीज क्लियर हो गई होगी। एक बार और बता दूं, अडेप्ट को मैंने हाईलाइट किया है, अपनाना। द सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया इज थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स ओल्ड। अगर हम भारतीय सिविलाइजेशन की बात करते हैं, हमारी सभ्यता की बात करते हैं, तो वो क्या है, हजारों साल पुराना। कितने सालों पुराना है, ऐसा कहा जाता है। कुछ लोगों का कहना है कि सभ्यता जो थी, हड़प्पा सभ्यता, तभी से हमारे सभ्यता जो है भारत की चालू ही नहीं। कुछ लोगों का कहना है कि बहुत सालों पहले राम लक्ष्मण महाभारत जैसी घटनाएं घटी, बहुत, हमारा इतिहास बहुत पुराना है। लेकिन हम लोग उसको कैसे दिखाते हैं, बहुत छोटा करके दिखाते हैं। लेकिन गांधी जी ने स्पष्ट किया हजारों साल पुराना हमारा सिविलाइजेशन है, एंड इज स्टिल गोइंग स्ट्रॉन्ग। और क्या, और अब और मजबूत होते जा रहा है ना। सीमेंट में जितना पानी डालोगे उतना वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है। The philosophy of our ancestor propounded is ingrained in our blood। अब देखिए यहाँ पर propounded का मतलब क्या होता है, जो लोगों ने पहली बार कॉइन किया, जो वो लेकर आए उसको, है ना, एंसेस्टर्स को लाए पहली बार, वो क्या हुआ, इंग्रेन्ड हुआ। इंग्रेन का मतलब फॉर्मली सेटल्ड हो जाना, एक तरीके से स्थित हो जाना। वहां पर कहां पर हो गया है, वो फिक्स हो गया है। कहां, हमारे ब्लड पे, हमारे खून में। आई थिंक इंडियन सिविलाइजेशन इज फ्लेक्सिबल। मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय सिविलाइजेशन जो है वो बहुत फ्लेक्सिबल है ना, लचीला है। इट कैन इजीली एसिमिलेट, एसिमिलेट का मतलब होता है आत्मसात करना, है ना, आत्मसात। क्या, आइडियाज को वो खुद आत्मसात कर लेता है। क्या, अदर सिविलाइजेशन है तो दूसरे की सिविलाइजेशन सब कुछ को वो क्या कर सकता है, इजीली क्या करेगा, उनको आत्मसात करके रख लेगा,
एंड स्टिल कैन मार्च अहेड विथ ग्रेट विगर, और बहुत अच्छे फोर्स के साथ, स्ट्रांगली, अच्छे तरीके से वो क्या करेगा, आगे बढ़ जाएगा। विगर का मतलब यही होता है बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत स्ट्रांगली, है ना। दैट इज द ब्यूटी एंड मेरिट ऑफ द इंडियन सिविलाइजेशन, और यही क्या है, हमारी सिविलाइजेशन की क्या है, खूबसूरती है, मेरिट है, योग्यता है। स्वाभाविक है हमारे पास विगर है ना, विगर का मतलब स्ट्रेंथ भी होता है, हमारे पास इतनी स्ट्रेंथ, हमसे स्ट्रांग है तो हम आगे बढ़ेंगे। तो स्वाभाविक है कि यही हमारी क्या है, यही हमारी ब्यूटी है, यही हमारी योग्यता है, क्योंकि हम समझते हैं कि हमारे लिए सही क्या है और हमारे लिए गलत क्या है। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। अब आप लोगों का सबसे बड़ा डाउट ही रहता है कि सर इतने लंबे लंबे क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस कैसे करें। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया है कि आप लोगों को क्या करना होगा, आप लोगों को इनको रिवाइज करना होगा। जो भी पढ़ा रहा हूं उसको बार बार देखो, इसी वीडियो को ना बार बार देखो, ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपको माइंड में सब कुछ आ जाएगा। मैं तो कहानी बना बनाकर आपको पढ़ाता हूं ताकि आपके माइंड में ना सब कुछ फ्रेम हो जाए। आपका जब एग्जाम आएगा ना, तो एग्जाम के समय में आप लोगों को ना कोई दिक्कत ही नहीं जाने वाली, ठीक है। आपके अंदर भी विगर होगा, आप भी स्ट्रेंथवान हो जाओगे, आपके अंदर स्ट्रेंथ होगी, आप एसिमुलेट कर पाओगे, चीजों को आत्मसात कर पाओगे, है ना। और आप में हर एक चीज इंग्रेन्ड हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी। जैसे खून में क्या होता है, जो एंसेस्टर्स के आइडियाज से वो क्या हो गए थे, फिक्स हो गए थे, वैसे जो कुछ मैं पढ़ा रहा हूं वो एकदम आपके माइंड में छप जाएगा। तो वही चीज है, इसी बात पर आप लोगों को ध्यान देना है डियर स्टूडेंट्स। तो चलिए हम देखते हैं आने वाले क्वेश्चन को अच्छे तरीके से। अब देखिए यहां दिया है, वी नोटिस दैट द माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स एंड स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड। अब देखिए यहां पर क्या कहा जा रहा है कि हमने हमेशा नोटिस किया है दैट द माइंड इज रेस्टलेस बर्ड। आप अगर नोटिस करोगे तो एक चीज पाओगे, ये जो मन होता है ना बड़ा अशांत होता है। बार बार अगर आप इसको ध्यान दो, ध्यान से इसको समझने का प्रयास करो, तो इसको हर एक चीज की आवश्यकता रहती है। तो यह क्या है, एक रेस्टलेस बर्ड की तरह है। अब देखिए यहां पर एक बात आपको समझनी चाहिए, और वो ये है कि यहां माइंड जो है उसको कंपेयर किया गया है एक बर्ड से, और वो भी ऐसी बर्ड नहीं, रेस्टलेस बर्ड से। द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स, जितना उसको मिलता है उतना ही उसको चाहिए, एंड स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, और हमेशा क्या रहता है, वो अनसेटिस्फाइड रहता है। अनसेटिस्फाइड का मतलब क्या होता है, बिल्कुल भी उसको, अगर मैं मानो कि मैं यहां पर खड़ा हूं और मेरे को किसी ने रसगुल्ला दिया, ठीक है, और मेरा मन नहीं भरा, मैं असंतुष्ट रहा, तो अनसेटिस्फाइड का मतलब होता है असंतुष्ट। पिक आउट अदर मेटाफर्स, अब हमको क्या करना है, ऐसे ही मेटाफर्स को चुनना है जो कि लेसन में दिए हुए हैं। हाउ डू दीज मेटाफर्स हेल्प गांधी इन परसुएडिंग द रीडर्स। अब देखिए मेटाफर्स जो यूज हुए हैं, हमको वो और अलग अलग जो यहां पर दिए उनको उपयोग करना है यहां पर। जैसे गांधी जी ने यूज किया लोगों को परस्यूएट करने के लिए, आकर्षण करने के लिए, है ना, अपनी तरफ खींचने के लिए। तो परस्यूएट का मतलब ये होता है किसी को अपने ओर खींचना, है ना, किसी को लालच देना, या आप कह सकते हो कि किसी को अपने ओर एक विश्वास लाकर अपने तरफ खींचना। तो ये परस्यूएट का मतलब निकलता है एज पर दैट सेंस। तो अब देखिए हम देखते हैं इसके आंसर क्या होंगे। Besides the metaphor that the mind is a restless bird, Gandhi has used a few more metaphors. अब my dear students, यहां पर देखिए क्या दिया है, metaphor। तो metaphor क्या होता है, सबसे पहली चीज आप लोगों के माइंड में आ रहा होगा ये क्वेश्चन कि सर metaphor क्या होता है ना। अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरा दिल जो है वो किसका बना हुआ है, गोल्ड का बना है ना, तो दिल को मैंने किससे कंपेयर किया, गोल्ड से, है ना। तो वैसे यहां पर उन्होंने क्या करा, यहां पर मन को किया है किससे कंपेयर, माइंड को किससे कंपेयर किया, बर्ड से। क्यों, क्योंकि बर्ड हमेशा एक जगह स्थिर नहीं रहती। तो यही चीज जो है हमको समझनी है। तो मेटाफर का अर्थ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमको डिटेल में इसको समझना होगा। लेकिन आप लोगों को कभी कभी ऐसा डाउट उठता होगा माइंड में, क्या मेटाफर, है ना, क्या मेटाफर सिमिली के समान होता है कि नहीं होता। देखिए
सिमिली और मेटाफर में अंतर होता है। सिमिली जो है उसमें लाइक लगता है, लेकिन मेटाफर में आप डायरेक्टली समझ सकते हो कि किसी चीज के किसी से कंपैरिजन किया है। अब देखिए यहां पर आप देखोगे दे हैव नॉट ओनली एम्बेलिश्ड द लैंग्वेज, है ना। अब एम्बेलिश्ड का मतलब क्या होता है? साज सज्जा करना, किसी चीज को ना सजा देना, ना एम्बेलिश कर देना। जो भी कुछ आपने लिखा है अगर उसमें और अच्छे से, है ना, उसको महिमा मंडित तो करना अलग बात होती है, लेकिन अगर उसको हम इस तरह से एडजस्ट कर दे कि वो बहुत खूबसूरत लगे ना। जैसे महिलाएं क्या करती है, अपने बॉडी को सजाती, डेकोरेट करती हैं। किससे डेकोरेट करती हैं? एक बड़े ही प्यारे रत्नों के द्वारा, है ना। तो वैसे ही यहाँ पर भी हम देख पा रहे हैं कि गांधी जी ने क्या करा है। पूरे जो उनका जो पार्ट अपन राइटअप पढ़ा, उस राइटअप में प्रॉपरली उन्होंने हर एक जगह मेटाफर, अलग अलग पार्ट ऑफ स्पीच का यूज किया। द लैंग्वेज बट हैव एडेड फोर्स ऑफ परसुएशन ऑल्सो, ना। किसी को अपने ओर खींचने की जो भाव है ना, परस्यू करना, उस भाव को भी हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। We can imagine a bird, it feeds and still is dissatisfied. हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं? यहाँ पर हम कल्पना कर सकते हैं एक बर्ड की। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? एक कल्पना कर सकते हैं बर्ड की। It feeds and still is dissatisfied. वो खाती है लेकिन उसके बाद भी क्या होता है? वो dissatisfied रहती है, असंतुष्ट रहती है। तो यही बात है जो यहाँ पर आ रही है। तो यहाँ पर हमको क्या करना है? ऐसे ही बहुत सारे मेटाफर्स जो है हमको यहाँ से ढूंढने हैं। अब यदि आपके माइंड में कोई डाउट हो मेटाफर्स के रिगार्डिंग, तो आप लोग क्या कर सकते हो? कमेंट सेक्शन में कमेंट कर बता सकते हो। हाँ, अब एक बात जरूर है, परसुएड वाली बात है ना। आप लोग इस विषय को लेकर थोड़े कंफ्यूज हो जाते हो कि इतने कठिन वर्ड होते हैं, इनको हम कैसे समझें। मैं अगर बोलूं ही इज परसुएडिंग मी, वो क्या कर रहा है? मेरे को अपनी ओर बुला रहा है ना, अपने ओर खींचने का प्रयास कर रहा है ना। जब हम किसी को अपने ओर खींचने का प्रयास करते हैं प्रलोभन देकर कहीं ना कहीं, तो एग्जैक्ट मीनिंग ये निकल कर आता है। लेकिन यहां पर गांधी इन परसुएडिंग द रीडर्स कहीं ना कहीं हमको अपने ओर खींच रहे हैं इन चीजों को ऐड करके। तो इस तरह से आप शब्दों को समझने का प्रयास करिए। देखिए ये लिटरेचर है, और लिटरेचर की सबसे बड़ी खासियत क्या होती है? साहित्य की सबसे बड़ी खासियत यही है कि जब कभी भी हम साहित्य को पढ़ते हैं, समझते हैं, तो उस समय हमको इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि हर एक वर्ड का मीनिंग जो है वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे। बीइंग अ बर्ड, अब यहां पर क्या दिया है? बीइंग अ बर्ड, बर्ड होना ना। बीइंग अ बर्ड, बर्ड होना। इट फ्लाइज इन सर्च ऑफ मोर एंड मोर फूड। अब बर्ड क्या होती है ना? बर्ड क्या है? एक पक्षी है। बर्ड को पक्षी कहेंगे ना। तो पक्षी क्या करता है? उड़ता है आकाश में। किस लिए उड़ता है? इन सर्च ऑफ मोर एंड मोर फूड, बहुत सारा ना खाने के लिए, ना फूड के लिए, खाने के चक्कर में वो क्या करता है? इधर उधर जाता है। सच इज आवर माइंड, वैसे ही क्या है? हमारा माइंड है। इट फ्लाइज लाइक अ डिसैटिस्फाइड एंड हंग्री बर्ड। ये क्या करता है? ये उड़ता है। कैसे उड़ता है? एक ऐसे बर्ड की तरह उड़ता है जो क्या है? डिसैटिस्फाइड है। डिसैटिस्फाइड का अर्थ क्या होता है डियर स्टूडेंट? असंतुष्ट। और यहां पर दिया है हंग्री। हंग्री का अर्थ क्या होता है? जिसको बहुत भूख लग रही है ना। तो भूखा, तो एक भूखे बर्ड की तरह क्या कर रहा है? उड़ता रहता है। इट क्रेव्स फॉर मोर एंड मोर ना। अब बोलोगे सर यहाँ क्रेव्स का मतलब क्या होगा? ललायित होता है कोई चीज को पाने के लिए, मोर एंड मोर, एंड इज नेवर सेटिस्फाइड। अंदर की इच्छा उठती, क्रेविंग उठती है कि मेरे को यह भी मिल जाए, मेरे को यह भी मिल जाए, सब कुछ प्राप्त हो जाए, लेकिन उसके बाद भी आप ध्यान दोगे मन कभी संतुष्ट नहीं होता। दिस मेटाफर मेक्स द सबटल आइडिया ऑफ ह्यूमन डिसैटिस्फिकेशन। अब सबटल आइडिया जो होता है, सबटल का मतलब यहां पर होता है सूक्ष्म, बहुत कम, या एक जनरल आइडिया जो है यहां पर ह्यूमन डिसैटिस्फिकेशन का। सो इजी टू अंडरस्टैंड, एक बहुत ही ऐसा आइडिया जो आप देख पा रहे हो, उसको समझा जा सकता है। एवरी रीडर कैन इमेजिन एंड कैन अंडरस्टैंड इट। हर एक पढ़ने वाला जो इमेजिन करने वाला है, हम ही लोग इमेजिन करते हैं, तो हर कोई व्यक्ति जो रीड कर रहा है वो क्या कर सकता है? इमेजिन कर सकता है, एंड कैन अंडरस्टैंड, और साथ ही समझ सकता है। देन गांधी हैज यूज्ड अनदर मेटाफर। इसके बावजूद भी महात्मा गांधी ने क्या करा है? एक और मेटाफर जो है
उसको उपयोग यहां पर किया है। अब देखिए यहां पर दूसरा मेटाफर कौन सा है जिसका उपयोग उन्होंने किया है? We have tested and found it true on the anvil of experience. अब देखिए यहां पर देखिए क्या दिया है, we can imagine a blacksmith hammering a piece on the anvil. If anything is solid and well formed, it will not break. So is our civilization. How easy it is to understand it. अब यहां पर भी एक बहुत अच्छा मेटाफर का उदाहरण है जो कि यहां प्रस्तुत किया गया है। We have tested and found it true. है ना, हम लोगों ने क्या किया है, परीक्षण किया है और ढूंढा है कि ये सही है ऑन द एनवल ऑफ एक्सपीरियंस, है ना। अब यहाँ पर जो अनुभव है ना, आपको पता होना चाहिए कि एनवल क्या होता है। एक सॉलिड, पर्टिकुलरली आप कह सकते हो कि एक सॉलिड पाथ होता है, ये एक थक्का टाइप बोल सकते हैं, एक पत्थर की तरह होता है जिसपे हम क्या करते हैं, चीज़ों को रख कर ना उसको शेप देते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर मैं बताऊं, आप लोगों ने अगर कोई मूवी देखी हो और पुराने समय की, तो वहां पर क्या दिखाते थे कि पहले समय के लोग क्या किया करते थे। पहले समय के लोग आते थे और आने के बाद अपने यहाँ पर घर पे ना, अगर वो ब्लैक स्मिथ है ना, कुछ काम करने वाले तलवारबाज हैं, तो वो लोग क्या किया करते थे, एक पट्टे पे ये रखी उन्होंने सॉर्ड और उसको पीटते थे और शेप में दे देते थे, उसको हम एनविल कहते हैं। इस पे रख के ऐसा किया जाता है। तो यहाँ पर एनविल किसका एनविल है, पत्थर का नहीं है, यहाँ एक्सपीरियंस का है। तो जो अनुभवों का एनविल है उस पर उन्होंने चीजों को टेस्ट कर कर देखा, रख रख कर देखा और उनको ये बात समझ में आ गई। तो यही बात है, वी कैन इमेजिन अ ब्लैक स्मिथ। अब आप बोलोगे सर ब्लैक स्मिथ कौन होता है? वही व्यक्ति जो काम करता है इन सब चीजों का, लोहार कह सकते हो आप। Hammering a piece on the anvil. If anything is solid and well formed, it will not break. अगर कोई भी चीज बहुत सॉलिड है ना, और वेल फॉर्म्ड है, तो वो कभी भी टूटेगी नहीं। So is our civilization. तो वैसा ही हमारा सिविलाइजेशन है। How easy it is to understand it. ये कितना सरल है समझने के लिए। Gandhi also says that our mind, old and tested civilization, is a sheet anchor of our hope. कहीं ना कहीं यहाँ पर सिविलाइजेशन क्या है, एक शीट एंकर है हमारी होप का। अब आप बोलोगे सर आप वापस से उस बात को बताओगे क्या? हाँ जरूर, यहाँ मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर शीट एंकर क्या होता है। लंगर जानते हो? तो हमारी होप का लंगर क्या है? सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन ने हमको क्या करा है, जोड़ के रखा है, एक जगह स्थिर करके रखा है। अगर एंकर की हम बात करते हैं, एंकर को हम लंगर कहते हैं। चलिए मैं उसको एक बार बनाकर दिखाता हूं। ऐसा होता है ये और ये क्या करता है, धरती में जाके धंस जाता है, तो नाव जो होती है स्थिर हो जाती है। तो वैसे ही यहां पर आप इमेजिन कर सकते हो, होप की जगह जो हमारी नाव है ना, वो है, और सिविलाइजेशन क्या उसका एंकर है। तो कहीं ना कहीं उसको वो जमा के रखा हुआ है अपनी जगह पे। तो यही चीज जो है हमको समझनी है। दिस इज अ ब्यूटीफुल मेटाफर। और यह क्या है, एक बहुत बढ़िया रूपक है, मेटाफर है। अ लार्ज शिप ऑन द सी, एक बहुत बड़ी सी शिप ऑन द सी ना, जो समुद्र है वहां पर, इस स्टेडीड है ना, स्टेडीड बोलो इसका, स्टेडीड बाय हर शीट एंकर इन द फेस ऑफ अ स्टॉर्म। स्थिर है, स्टेडीड का मतलब स्थिर है। कहां पर? अपनी जगह पे। क्यों? क्योंकि वहां पर एंकर जो उसको स्थिर करके रखा है, ठीक है। और शीट एंकर सिक्योर करके रखा है। कहां पर? स्टॉर्म के जो प्रभाव है उससे उसको सेव करके रखा है। तो वही बात यहां पर कही जा रही है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे को उम्मीद है कि आप लोग इस चैप्टर को ना आपने बहुत एंजॉय किया होगा और क्वेश्चन आंसर्स को भी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पा रहे हैं। थ्रू दिस मेटाफर गांधी हैज forcefully conveyed to us that it is only our civilization that can help us to survive and face all sorts of misfortunes and troubles. अब यहां पर क्या कहा जा रहा है? थ्रू दिस मेटाफर, जब हम इस मेटाफर की बात करते हैं, आप जानते हैं ना मेटाफर क्या होता है, मैंने आपको बता दिया है। गांधी क्या कर रहे हैं? हैज फोर्सफुली, बड़े फोर्स के साथ, बड़े दबाव के साथ, कन्वे यानी जता रहे हैं, बता रहे हैं दैट इट इज ओनली अवर सिविलाइजेशन, ये तो बस हमारा ही सिविलाइजेशन है, दैट कैन हेल्प अस टू सर्वाइव, जो क्या कर सकता है, जो हमारी सहायता कर सकता है सर्वाइव करने के लिए, रहने के लिए, एंड फेस ऑल सॉर्ट्स ऑफ मिसफॉर्च्यून्स,
और हर तरह के ऑल सॉर्ट्स नहीं, हर तरह के जो मिसफॉर्च्यून्स हैं, बदकिस्मती है और जो समस्याएं हैं, ट्रबल्स है, उससे क्या करेगा, हमारी सहायता करेगा। तो यही चीज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है समझने वाली। गांधी कॉल्स बिग सिटीज स्नेयर। अब यहां पर क्या जा रहा है, कहा जा रहा है स्नेयर्स को, स्नेयर्स नहीं बोलते, स्नेयर बोलते हैं, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा, सिटीज जो है वो क्या है, बहुत बड़ा ट्रबल है, आप कह सकते हो ट्रैप है। स्नेयर्स का मतलब होता है ट्रैप। दिस मेटाफर टू इज वेरी इजी टू कॉम्प्रहेंड। कहीं ना कहीं ये भी बहुत इजी है, सरल है, किस लिए, कॉम्प्रहेंड करने के लिए। अब आप बोलोगे सर कॉम्प्रहेंड का मतलब क्या होता है, इतना कुछ जो आपको पढ़ा रहा हूं मैं क्या कर रहा हूं, समझ के बता रहा हूं ना। कॉम्प्रहेंशन वाला पार्ट जो है, कॉम्प्रहेंशन उसको अच्छे से समझा रहा हूं, क्या कर रहा हूं, कॉम्प्रहेंड कर रहा हूं, समझ रहा हूं। एज पुअर एनिमल्स आर कॉट विथ स्नेयर, जैसे कि एक गरीब जैसे गरीब जानवर होता है, फंस जाता है स्नेयर में। सो द इनोसेंट एंड पुअर पीपल आर ट्रैप्ड बाय वाइसेस एंड कनिंग पीपल। देयर आर सो मेनी वाइसेस, है ना, यू हैव heard about such people who make traps, है ना, for the elephants and all these things that we are already studied in 11th class, जिसको हम पढ़ चुके हैं 11वीं कक्षा में। तो हमको पता था कि आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा बहुत प्यारा सा, जिसमें मैंने बताया था आपको कि एक जो जानवर होते हैं ना, लेटर टू कॉर्क, तो यहाँ पर बताया जाता है कि हॉटी वालास क्या करते हैं, ट्रैप बनाते हैं, बहुत सारे ट्रैप्स बनाते हैं और हाथियों को क्या करते हैं, फंसा देते हैं। तो स्नेयर है ना, इसको आप इस तरह कनेक्ट कर सकते हो। इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। जस्ट व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू फोकस अ लॉट ऑन योरसेल्फ बिकॉज these all topics are very easy and you have to focus on vocab as well, ठीक है। तो आपको vocabulary पे भी फोकस करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर देखिए ट्रैप्ड, अब देखिए ट्रैप्ड से आपने बहुत अच्छे तरीके से चीजों को कनेक्ट कर लिया होगा। सो वी शुड अवॉइड बिग सिटीज, तो हमको क्या करना चाहिए, हमको बिग सिटीज को अवॉइड करना चाहिए। यानी यहां पर यही कहा जा रहा है, जो बिग सिटीज होती हैं, बिग सिटीज में क्या होता है, बहुत सारे लोग होते हैं, खास के वाइजेस यानी इविल लोग क्या करते हैं, कनिंग का मतलब क्या होता है, बहुत क्लेवर लोग क्या करते हैं, लोगों को फंसाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो गांधी जी के अनुसार बड़ी बड़ी सिटीज क्या होती हैं, स्नेयर ना। तो मैं आपको यही बोलना चाहूंगा कि आज के समय में सिटीज ही हैं, मुंबई बड़े बड़े टाउन्स बन गए हैं, लेकिन गांधी जी के समय में गांव ही थे बहुत सारे। तो बात यहाँ पे स्पष्ट है, समझने योग्य है कि हमको इस बात को ही समझना है कि गांधी का विचार यह है कि कहीं ना कहीं गांधी जी हमको फोकस करना चाहते हैं, हमको बताना चाहते हैं कि जो भी चीज हो वहां पर क्या होना चाहिए, जो भी चीज हम बना रहे हैं, जो भी सभ्यता का निर्माण कर रहे हैं, वो थोड़ी थोड़ी होनी चाहिए, छोटे छोटे विलेजेस की तरह होनी चाहिए, कुनबे की तरह होनी चाहिए, जहां पर लोग आराम से रहें। अगर बहुत इकट्ठा जमावड़ा इकट्ठा कर बैठ जाएंगे तो क्या होगा, सिटी की तरह लोग चोरी करना चालू कर लेंगे। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। अ मैन इज नॉट नेसेसरली हैप्पी बिकॉज ही इज रिच और अनहैप्पी बिकॉज ही इज पुअर। अब यहां पर देखिए क्या कहा जा रहा है, अ मैन इज नॉट नेसेसरली हैप्पी ना। अब यहां पर कहा जा रहा है आवश्यक रूप से अगर हम ध्यान दें तो आदमी जो है वो हमेशा खुश नहीं रह सकता ना, बिकॉज ही इज रिच, क्योंकि वो अमीर है, और अनहैप्पी बिकॉज ही इज पुअर, क्योंकि वो अनहैप्पी है ना। अब देखिए अगर वो पुअर है तो भी अनहैप्पी नहीं रह सकता, यानी साफ है अगर आप रिच हो ना, अगर आप रिच हो या आप पुअर हो, ये डिपेंड नहीं करता, डिपेंड करता आपकी मेंटल स्टेट पे ना। गरीब आदमी भी बहुत दुखी नहीं हो सकता और अमीर आदमी हमेशा तक खुश नहीं रह सकता। तो वही बात जो है यहां पर बहुत अच्छे तरीके से बताई गई है। द रिच आर ऑफन सीन टू बी अनहैप्पी। हमने अक्सर देखा है कि जो रिच लोग होते हैं वे बहुत ज्यादा क्या होते हैं, उदास होते हैं। द पुअर टू बी हैप्पी, और पुअर लोग जो होते हैं खुश हो जाते हैं। वॉट अकॉर्डिंग टू गांधी, है ना, गांधी जी के अनुसार होल्ड्स की टू रियल हैप्पीनेस, असली चाबी क्या है खुशियों की। हाउ डज गांधी डिफाइन हैप्पीनेस, कैसे गांधी जी जो है हैप्पीनेस को डिफाइन करते हैं, खुशियों को बताते हैं। तो देखिए डिफाइन का मतलब होता है परिभाषित करना, है ना। अब आप लोगों को इस बात को समझना होगा कि जब हम इंग्लिश को पढ़ते हैं, समझते हैं, तो ये आवश्यक है कि हम हर एक शब्द को अच्छे से समझें।
है ना। कैसे हम खुशी को परिभाषित कर सकते हैं, गांधी जी के अनुसार उन्होंने कैसे उसको परिभाषित किया है, ये हमको बताना है। तो आप एक बात और याद रखिए, यहां पर एक वर्ड आया है ऑफन। ऑफन का मतलब होता है अक्सर ना, इसको हमेशा आप फ्रीक्वेंटली भी कह सकते, अक्सर, हमेशा, है ना। कि यहां पर की वाली बात जो है उसको चाबी कहते हैं, ठीक है। तो चाबी क्या है रियल हैप्पीनेस की? तो अब मुझे लगता है इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट नहीं होगा। यहां दिया है अकॉर्डिंग टू गांधी। अब देखिए अकॉर्डिंग टू गांधी का मतलब क्या होता है? के अनुसार, गांधी जी के अनुसार ना, गांधी के अनुसार हैप्पीनेस इज अ स्टेट ऑफ माइंड, है ना। हैप्पीनेस क्या है? हैप्पीनेस एक स्टेट है। स्टेट का मतलब क्या होता है? अवस्था, अवस्था ना। हैप्पीनेस क्या है? एक अवस्था है, किसकी? मन की। अगर मैं बात करता हूं मन की, तो मन हमेशा चंचल नहीं रहता। आपने सुना होगा मन चंचल रहता है, मैं ये नहीं कह रहा चंचल है, लेकिन मन अलग अलग अवस्थाओं में रहता है। कभी खुशी हो गई तो कभी दुखी, है ना। तो मन की जो अवस्थाएं होती है अलग अलग होती हैं। अवस्था का मतलब होता है स्टेट ना, एक ऐसी स्थिति जहां पर चीजें बदलती जाती हैं, एक जैसी अवस्था नहीं है। वेल्थ एंड लग्जरीज डू नॉट मेक अ मैन हैप्पी। अब देखिए वेल्थ का मतलब क्या होता है और लग्जरीज का मतलब क्या होता है। वेल्थ का मतलब होता है समृद्धि, धन दौलत। लग्जरीज का मतलब क्या होता है? सुख सुविधा, ठीक है, सुख सुविधा कहते हैं हम उसको। अब आप बोलोगे सर सुख सुविधाएं क्या होती है हमारे जीवन में? देखिए आप लोगों ने सुना होगा कि हमारे लाइफ में बहुत सारी चीजें मौजूद हैं। फॉर एन एग्जाम्पल कार हो गई, ठीक है। आप उसके अलावा एक और उदाहरण ले लीजिए, घर, बहुत बड़े बड़े आलीशान घर। तो ये सभी किसकी उदाहरण है? ये सभी उदाहरण होते हैं किसके? लग्जरीज के। डू नॉट मेक अ मैन हैप्पी, लेकिन ये क्या नहीं कर सकते? ये आदमी को खुशी नहीं दे सकते। द वेल्दी आर नॉट ऑलवेज हैप्पी। जो अमीर लोग होते हैं ना, जो लोग बड़े, अब आपने सुना होगा कि कितने रिच लोग हैं, तो आप वेल्दी लोगों को क्या मान सकते हो? रिच। जो लोग बहुत ज्यादा क्या होते हैं? रिच होते हैं, बहुत अमीर होते हैं, ठीक है। आर नॉट ऑलवेज हैप्पी, हमेशा खुश नहीं रहते। एंड द पुअर आर नॉट ऑलवेज अनहैप्पी, और जो गरीब होते हैं वे हमेशा खुशी, आप ये कह सकते हैं ना हमेशा कि दुखी नहीं रहते, आप इस तरह समझ सकते हो। तो अनहैप्पी का मतलब दुखी ना रहना। तो स्वाभाविक है कि हमेशा जो दुख है गरीब, अगर आप हमेशा बोलते हैं ना कि दुख जो है गरीब के साथ ही रहता है, ऐसा नहीं है। दुख जो है वो अमीर के साथ भी रह सकता है ना। और जो खुशी है वो गरीब के साथ भी रह सकती है, खुशी जो है ना। आप इसी बात को समझिए, दुख और सुख जो है वो डिपेंड करता है माइंड पर, सर्कमस्टेंसेस पर। Luxuries and comforts often become a burden and cause physical and mental pain. अब देखिए यहां पर क्या कहा जा रहा है, जो सुख सुविधाएं होती हैं ना, जो कंफर्ट्स हैं हमारी लाइफ में, जो ईजनेस होती है ना, सरलता पूर्वक जो हर चीज़ हमको अवेलेबल मिल जाती है। जैसे घर पर बैठे हैं तो खुद का घर है ना, बिजली का बिल भरना पड़ रहा है ना, कुछ करना पड़ रहा है, पैसा आ रहा है, ठीक है। गाड़ी में आ रहे हो, जा रहे हो, मोटे हो रहे हो, कंफर्ट्स मिल रहे हैं आपको लाइफ के, है ना। सरलता पूर्वक सब चीजों का अवेलेबिलिटी हो पा रही है आपकी लाइफ में। ऑफन बिकेम अ बर्डन, तो क्या होता है? वो हमेशा क्या बन जाता है? भार बन जाता है। इसका मतलब क्या होता है? भार। बर्डन का मतलब क्या होता है? भार। एंड कॉज फिजिकल एंड मेंटल पेन, और यहां पर क्या होता है? ये हमको फिजिकल और मेंटल पेन देता है ना, शारीरिक तौर पर भी और मानसिक तौर पर भी हमको क्या मिलता है? दर्द मिलता है। पेन का मतलब क्या होता है? दर्द। तो मुझे लगता है यहां पर सब कुछ क्लियर हो गया होगा आपको। तो यहां पर साफ तरीके से यही कहा जा रहा है कि कभी कभी क्या होता है कि हमारे सुख दुख जो है हमको फंसा के रखते हैं। कृष्ण कहते हैं सुखे दुखे समय कृतवा लाभा लाभो जया जय, अर्थात सुख और दुख में आदमी को क्या होना चाहिए? सम होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। पीपल who work enjoy better health and happiness than those who are slaves to machine
एंड अदर्स, है ना। जो लोग क्या होते हैं, लोग इंजॉय करते हैं अच्छी हेल्थ को, हैप्पीनेस को। देन दोस हु आर स्लेव्स टू मशीन एंड अदर्स ना। देखो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, खुशियों को, हर एक चीज को क्या करते हैं, इंजॉय करते हैं। उन लोगों के मुताबिक ना, कि आप देखो उन लोगों के अगर हम कंपेयर करें, उन लोगों से तो ज्यादा अच्छे रहते हैं वो। क्यों? कहीं ना कहीं जो लोग स्लेव्स होते हैं और मशीन के और उन लोगों के, उनसे तो बढ़िया वो लोग हैं जो अपने हाथ पैर को चलाते हैं। By multiplying our desire, we become less and less happy. अब यहां पर क्या कहा जा रहा है, मेरा जो डिजायर है, ठीक है, उसको मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा और डिजायर से, तो क्या होगा, डिजायर और क्या होगी, बढ़ते चली जाएगी। तो डिजायर का बढ़ने से क्या होगा, हम और कम, लेस का मतलब क्या होगा, कम और कम हैप्पी होते जाएंगे। मतलब बहुत हमारी जिंदगी की जो खुशी है वो और कम होती चली जाएगी। That is why, इसी कारणवश our ancestor put a limit on our indulgency. अब आप बोलोगे सर इंडल्जेंसी क्या होती है? जो हमारा मोह है किसी चीज के प्रति, जो आकर्षण है, इसको आप इस तरह रह सकते हो, जो मोह है हमारा, आकर्षण है ना, जो हमारा आकर्षण हो गया, ठीक है, जो हमारा आकर्षण होता है वो कहीं ना कहीं क्या कहलाता है, वही कहीं ना कहीं हमारा क्या है, पूरी तरीके से एक इंटेलिजेंस के अंदर आता है, जहां पर हम क्या होते हैं, मोहित हो जाते हैं। तो मोहित हमको नहीं होना किसी चीज से, ठीक है, जहां हम चीजों को लेकर क्या होते हैं, बहुत ज्यादा सोचने लगते हैं, काश ये हमारे पास होता, काश ये हमारे पास होता, चीजों से जुड़ते चले जाना, वो गलत है। तो उनको क्या किया गया, उनको कहीं ना कहीं हमने क्या करा, लिमिट कर दिया। लिमिट करने का अर्थ क्या होता है, लिमिट का मतलब होता है सीमित कर देना। आपने सुना होगा ना कि चीजों को सीमित कर दिया। तो सीमित कैसे होती हैं चीजें, चीजों का सीमित होना एक अलग बात होती है। अब जैसे मैंने बोला सीमित ना, सीमित, एक मिनट, इसको मैं ऐसे बताता हूं। जैसे कि यहां पर बीच में क्या है, पानी, ठीक है, मैंने क्या करा, पानी की आजू बाजू क्या कर दिए, फेंस लगा दी, फेंस लगा दी यहां पर, ठीक है, और क्या हुआ, उससे पानी बाहर नहीं जा पा रहा। तो ऐसे हमको क्या करना पड़ता है, अपनी जो इंटेलिजेंसी, अपनी इच्छाएं जो हैं, उनको क्या करना पड़ता है, सीमित करना पड़ता है। सेल्फ रिस्ट्रेंट इज द की टू हैप्पीनेस। अब यहां पर देखिए, आंसर जो है हमारा मेन यहां पर बनता है कि जो सेल्फ रिस्ट्रेंट है, सेल्फ रिस्ट्रेंट का मतलब क्या होता है, खुद को रोकना, है ना, खुद के सामने रिस्ट्रिक्शंस लगाना, अवरोध लाना, खुद को कोई काम करने से पहले समझाना कि ये सही है, ये गलत है। यही क्या है, यही चाबी है, किसकी, हैप्पीनेस की चाबी है। अब आप बोलोगे सर सेल्फ रिस्ट्रेंट कैसे है कि हैप्पीनेस का? देखिए हैप्पीनेस जो होती है, खुशी डिपेंड करती है सेल्फ रिस्ट्रेंट पे, इसीलिए क्योंकि अगर उदाहरण के तौर पर अगर हम ध्यान दें तो आप लोगों ने देखा होगा कि कितने सारे लोग होते हैं इस दुनिया में जिनको हर एक चीज चाहिए, लेकिन अगर हम थोड़ा ही बटोरें, थोड़ी ही चीजों में लें, आनंद लें, तो कहीं ना कहीं हमारे सुख की वृद्धि होगी। लेकिन अगर मैं बात करूं हर चीज की, अगर मेरे पास हर एक चीज हो तो उससे हमारे जीवन में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन 4, व्हाई डिड आवर एंसेस्टर फील सेटिस्फाइड विद स्मॉल विलेजेस? अगर हम बात करते हैं हमारे एंसेस्टर्स की, तो जो हमारे एंसेस्टर्स होते हैं, जो हमारे पूर्वज होते हैं, फील सेटिस्फाइड विद स्मॉल विलेजेस ना। स्मॉल विलेजेस क्या होते हैं, छोटे छोटे गांव जो होते हैं हमारे ना। आपने देखा होगा छोटे छोटे गांव जो होते हैं हमारे, तो छोटे गांव होते हैं हमारे, उससे हमारे एंसेस्टर, हमारे पूर्वज क्यों सेटिस्फाइड थे, क्यों संतुष्ट थे? ऐसा क्या कारण था जिस कारणवश वो संतुष्ट थे? डिड दे डू द राइट थिंग? क्या उन्होंने बिल्कुल सही चीज कही या की? विल इट बी वाइज टुडे? क्या आज भी ये चीज बिल्कुल सही है, वाइज है ना, समझदारी वाली बात है? टू फॉलो अवर एंसेस्टर इन दिस कनेक्शन, अगर इस जुड़ाव के अनुसार हम उनको देखते हैं तो कहीं ना कहीं ये बात बिल्कुल सही है कि नहीं? गिव योर ओन व्यू, आपको क्या करना है, अपना दृष्टांत जो है, अपना व्यू जो है वो आपको यहां पर देना होगा। चलिए, तो हमने क्वेश्चन को देखा, क्वेश्चन को हमने अब समझा, अब हम उसका उत्तर देखेंगे। आर एंसेस्टर्स, जो हमारे पूर्वज हैं, विश्वास करते हैं, बिलीव करते हैं इन सिंपल लिविंग, है ना। आपने सुना होगा सादा जीवन उच्च विचार, तो यहां वही है,
हमारे जो एंसेस्टर हैं वो बिलीव करते हैं किस पर, वो बिलीव करते हैं सादा जीवन पे ना, सादा जीवन, सिंपल लिविंग, सादा जीवन, एंड उच्च थिंकिंग, है ना, हाई थिंकिंग। तो हाई को क्या कहते हैं, उच्च, और थिंकिंग का मतलब होता है सोच। तो उच्च विचारों की बात करते हैं। अब यहां पर यह बात उठती है कि उच्च विचार और सादा जीवन, इसका अर्थ क्या है। देखो, सादगी का मतलब क्या होता है, सिंप्लिसिटी। अगर मैं आपके सामने आऊं बहुत अच्छे से एकदम टाई कोट पैंट पहन के अननेसेसरी एकदम सजा के अपने आप को, है ना, मैंने यहाँ पे सेंट भी लगा लिया, परफ्यूम सब कुछ लगा लिया, अच्छा पोत लिया चेहरे पे, पूरा मैं तो एक जोकर बनकर आ जाऊं पढ़ाने के लिए आपको, और मैं यहाँ पर आपको कुछ बताऊं ही ना, मैंने विलेज का मतलब नहीं बताया, है ना, कुछ भी ना बताऊं, बस ऐसे बता दूं कि इस क्वेश्चन में ये दिया है, ये दिया, ये हो गया। तो आप बोलोगे कि सर क्या कर रहे हैं, सर डायरेक्ट बताए ना, मेन चीज हमको बताए, हम उसी के लिए तो बैठे हैं यहाँ पर। तो सादगी के साथ अगर पढ़ाऊंगा तो पढ़ पाओगे, लेकिन अगर मैं अपने साज सज्जा पे ध्यान दूं, है ना, एकदम इम्बोल्डन कर दूं अपने आप को, अपने पर ही ध्यान दूं, तो कैसा लगेगा। यानी स्वाभाविक है कि सादा जीवन, आपने कुछ लोगों को देखा होगा, जैसे उदाहरण के तौर पर महात्मा गांधी, वो क्या करते थे, एक ही कपड़ा पहनते थे और हर हमेशा क्या करते थे, चीजों को दिखावे के तौर पे ही लाते थे। खादी का कपड़ा पहना, है ना, एक लड़के के साथ चले, नंगे पैर रहते थे, सादा जीवन जीते थे। आप लोगों ने सुना ना, खाना भी खाओ तो सादा खाओ, कितना मिर्च मसाला खाओगे, नुकसान आप ही को होगा। They knew that if we run after materialistic things, उनको पता था कि अगर हम भागते हैं किसके पीछे, मटेरियलिस्टिक चीजों के पीछे। अब मटेरियलिस्टिक का अर्थ क्या होता है, देखिए, मटेरियलिस्टिक अर्थात भौतिक चीजें। भौतिक चीजों में क्या क्या आ जाता है, भौतिक चीजों में कपड़ा, मकान, हर एक चीज भौतिक है, ठीक है। और जो तरक्की करने वाली चीज होती है वो भी भौतिक में आ जाती है, ठीक है। तो वी विल लूज आवर मॉरल फाइबर, और ऐसे में क्या होगा, हम अपना चरित्र जो है वो क्या करेंगे, खो देंगे। तो चरित्र का खोना आवश्यक नहीं है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर स्टूडेंट्स टू कीप अटेंशन एट दिस पर्टिकुलर वर्ड, moral fiber. Why? What is the reason behind it? See, moral fiber means character. Character का अर्थ होता है चरित्र। अगर हम इन चीजों पे ध्यान नहीं देंगे, मटेरियल के पीछे भागेंगे, तो हमारा चरित्र जो है गिर जाएगा। एक उदाहरण देता हूं रामायण का। भगवान राम का जो मॉरल फाइबर था, जो चरित्र था, वो ऊंचा क्यों था। उनसे कहा कि कई ने कि हे राम, तुमको 14 वर्ष का वनवास देते हैं तुम्हारे पिता ने, अब तुम जाओ, जैसे भी जाना चले जाओ। तो भगवान श्री राम ने क्या करा, जैसी क्षमा, ऐसा करके वो चले गए। यानी उनके लिए मटेरियल की कोई वैल्यू नहीं थी। मैं राजा हूं, मैं मानता हूं राजा राम बाद में बन गए वो, लेकिन उन्होंने 14 वर्ष का वनवास अपनी पत्नी और अपने भाई के साथ रहा। जी हाँ, तो कहीं ना कहीं ये बात बताती है कि उनका जीवन जो था सादा था, लेकिन उनके विचार बहुत ऊंचे थे। तो जीवन में हमें क्या करना चाहिए, सादा विचार रखना चाहिए, सादा जीवन जीना चाहिए, है ना, विचार भी ऊंचे होने चाहिए हमारे, ठीक है। अब देखिए, आई थिंक दे डेलिबरेटली डिड नॉट इन्वेंट मशीन, पीपल लिव्ड इन स्मॉल विलेजेस एंड फॉलोड देयर रिस्पेक्टिव। अब जानबूझकर डेलिबरेटली उन लोगों ने नहीं बनाया था क्या, मशीन को। अब अगर हम एंसेस्टर्स की बात करते हमारे, तो एंसेस्टर लोग क्या थे, डेलिबरेटली ना, उन्होंने बातचीत करके, सोच समझ के, कहीं ना कहीं इसीलिए ही सोचा होगा कि हम लोग क्या करते हैं, हम मशीन को नहीं बनाते। क्यों, क्योंकि मशीन क्या करेगी, आदमी की जगह ले लेगी। आज के समय क्या होता है, मशीन क्या करती है, अगर आप ध्यान दो तो आपको पता होगा, वॉशिंग मशीन जो है, पहले औरतें क्या करती थी, कपड़े धोया करती थी। आजकल तो औरतें कपड़े ही नहीं धोती, उनको ऐसा लगता है काम तो बाइयों वाला है। आपने सुना है वर्ड बाई, घर में जो काम करने वाली बाई होती है, मेड, उसके लिए कनेक्ट कर देते हैं कि घर का झाड़ू पोछा लगाने वाली कौन, बाई होती है, मेड होती है ना, हाउस कीपर्स होते हैं। महिलाएं थोड़ी करती, हम तो लिपस्टिक लगाएंगे रानियों की तरह, सुबह उठकर मांग भरेंगे, हमारे कानों को हम रानी बनेंगे ना, लोगों को रानी बनना है ना। महिलाओं को आजकल अगर आप ध्यान दो, घर पर देखोगे तो बहुत सारी महिलाएं जो होती हैं वो सोचती हैं कि नहीं, हमें कुछ भी नहीं करना, और सारा काम जो बाइयों से करवाते हैं, या कहीं ना कहीं मशीन जो है सुखा लेंगे, सब कुछ कर लेंगे। तो इससे क्या होता है, वो अपने शरीर का नुकसान पहुंचाती है। हर किसी की बात नहीं कर रहा, कुछ की बात कर रहा हूं। तो उससे क्या होता है, उनको जब समय आता है ना, तो उनके पेट फूल जाता है, वो मोटी हो जाती हैं, और फिर क्या, डायबिटीज हो गया, समस्याएं आ गई। तो इन समस्याओं से जूझती हैं वो महिलाएं, और बोलती हैं कि भगवान के कारण ये हुआ। भगवान थोड़ी किसी को ऐसा करवाता है।
पीपल लिव्ड इन स्मॉल विलेजेस, लोग क्या करते थे, पहले समय में छोटे छोटे विलेजेस में रहा करते थे, एंड फॉलोड द रिस्पेक्टिव ऑक्यूपेशन। सो माय डियर स्टूडेंट, हियर रिस्पेक्टिव मीन्स अपना अपना ना, अपने अपने ऑक्यूपेशन पे ध्यान देते थे। अब जैसे मैं टीचर हूं और अचानक से मैं सोचने लगूं चलो मैं ऐसा करता हूं, मैं टीचिंग छोड़कर ना टीचिंग का भी काम कर लूं और टीचिंग के साथ मैनेजमेंट भी कर लूं, सब काम मैं ही कर लूं, ऐसा नहीं हो सकता। अपना अपना काम देखते थे वो, ये काम मेरे लिए बना है तो मुझे इस काम को करना है। एंड अर्नड अ रेगुलर वेज, और क्या करते थे, रेगुलर वेज जो है, अब यहां पर वेज का मतलब क्या होता है ना, आमदनी, आप इसको इस तरह भी ले सकते हो, सैलरी। आपने सुना होगा कि मेरे को ये अमाउंट मिल रहा है, ये सैलरी मिल रही है, तो यही बात जो है आपको समझनी होगी। ठीक है, आप लोगों इस बात को समझने का प्रयास करिए। तो हमेशा क्या करते थे, अपनी रेगुलर वेज जो उनको मिलती थी। लाइफ इन विलेजेस वॉज फ्री फ्रॉम कॉम्पिटिशन, अब यहां पर कहा जा रहा है कि जो लाइफ हुआ करती थी विलेजेस में, वो क्या थी, प्रतियोगिता से, द्वंद्व, जो द्वंद्व होता है ना, द्वंद्व अर्थात प्रतियोगिता से क्या थी, मुक्त थी। मुक्त का मतलब फ्री, तो जिंदगी बहुत सरल थी। द एंसेस्टर न्यू द इवल्स ऑफ सिटी लाइफ, उन लोगों को गंदगी या इवल, जो गलत चीजें हैं, वो सिटी लाइफ की इनको ज्ञात थी। देयर आर वाइजेस लाइक गैम्बलिंग, अब वहां पर इवल क्या थे, वाइजेस का मतलब क्या होता है, इवल्स। ठीक है, तो वहां पर क्या था, जैसे गैम्बलिंग, गैम्बलिंग का मतलब क्या होता है, जुआ खेलना, है ना, गैम्बलिंग का मतलब क्या होता है, जुआ। तो आप ध्यान दो कि लोग क्या करते, जुआ खेलते थे। तो अगर हम सिटीज की बात करते हैं, बड़ी बड़ी सिटीज की बात होती है, तो उन लोगों को अंदाजा था कि देयर आर वाइजेस, अगर बड़ी बड़ी सिटीज बनाएंगे तो क्या होगा, इवलनेस बढ़ेगी, है ना, शैतानीपन बढ़ेगा। जैसे कि हम बात करते हैं गैम्बलिंग की, यानी जुआ ना, जुए में क्या करते हैं लोग, पैसा लगाते हैं। ठीक है, एक छोटा सा गेम होता है लूडो की तरह, उसमें क्या करते हैं, इतना पैसा लगाया, अगर मैं हार गया तो मेरा पूरा का पूरा पैसा तुम्हारे हाथ में चला जाएगा। और गैम्बलिंग में क्या होता है, लोगों को लालच में खेलते हैं। जैसे महाभारत में आपने देखा था, युधिष्ठिर क्या करता है, सबको दांव पे लगा देता है और खुद की पत्नी को भी लगा देता है। तो गैम्बलिंग क्या है, गलत चीज है। प्रोस्टिट्यूशन, अब यहां पर क्या कहा जा रहा है, प्रोस्टिट्यूशन, प्रोस्टिट्यूशन जैसी चीजें फैलती है। प्रोस्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, वैश्यवृत्ति, है ना, जहां पे आपने सुना होगा वैश्य, वैश्यावृत्ति कहते हैं उसको। अब यहाँ पर वैश्यावृत्ति का अर्थ क्या होता है, कुछ महिलाएं ऐसी होती जो क्या करती हैं, लोगों को शारीरिक सुख प्रदान करती हैं। तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि सिटीज में क्या होता है, महिलाएं क्या करती हैं ना, या तो उनको उसमें धकेल दिया जाता है वैश्यावृत्ति में, जहां पर जो महिलाएं हुआ करती हैं वो संबंध बनाती हैं अलग अलग पुरुषों के साथ, एक ही नहीं, अलग अलग प्रतिदिन। तो ऐसी जो प्रोस्टिट्यूशन जैसा कार्य है वैश्यावृत्ति का, है ना, ये कहाँ होता है, ये रेड लाइट एरिया में होता है। तो कहीं ना कहीं क्या होगा, ये सब चीजें जो है वो कहीं ना कहीं सही नहीं है, बिल्कुल भी सही नहीं होती। तो सिटीज में सब कुछ फैलता है, इस तरह की जो वाइजेस है वो फैलता है। देयर इज एक्सप्लॉइटेशन, यहां पर क्या होता है, एक्सप्लॉइटेशन होता है। एक्सप्लॉइटेशन का मतलब क्या होता है, एक्सप्लॉइटेशन का मतलब होता है कहीं ना कहीं हम इसको कह सकते हैं क्या, शोषण। शोषण, शोषण जानते हैं क्या होता है, देखिए किसी को जबरदस्ती करके गलत करना, है ना। जैसे उदाहरण के तौर पे आप घर पर हैं, ठीक है, और मान लीजिए उदाहरण लेते हैं, एक लड़का है ए और एक महिला है बी। तो ए ने क्या करा, महिला से बहुत काम करवाया, डोमिनेट किया, गलत किया, उसका शोषण किया। शोषण का अर्थ यही नहीं होता शारीरिक संबंध बनाना, शोषण का मतलब होता है गलत कार्य करना, किसी को जबरदस्ती कोई काम करवाना, है ना, उसके वो प्रताड़ित करना, शोषण करना, उसका उसी की चीजों का उपयोग करना। तो शोषण, एक्सप्लॉइट करना, है ना, हम रिसोर्सेज का क्या करते हैं, यूज करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं। देयर आर रॉबर्स एंड थीव्स, ना, रिच एक्सप्लॉइट द पुअर। अब यहाँ पे क्या होता है, अमीर जो होते हैं वो क्या करते हैं, शोषण करते हैं किनका, पुअर का। अब आप बोलोगे कैसे, जैसे आपने देखा होगा सोसाइटी होती है, सोसाइटी में दो तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं रिच, ठीक है, एक होते हैं पुअर। अगर मैं बात करता हूं रिच की, तो रिच क्या करते हैं, गरीब लोगों से ना काम करवाते हैं। रिच क्या करते हैं, गरीब लोगों से काम करवाते हैं
उनकी मेहनत को अपने ऊपर ले लेते हैं। मतलब अगर रिच आदमी ने एक फैक्ट्री खोली है तो उनको 10-20 रुपए देकर काम करवाना, तो कहीं ना कहीं पुअर का शोषण हो रहा है। उसका काम तो तुम ले रहे हो, लेकिन उसके साथ क्या कर रहे हो, गलत कर रहे हो। तो ये चीज बिल्कुल भी सही नहीं है। देयर आर रॉबर्स एंड थीव्स। अब देखिए यहां पर कहा जा रहा है रॉबर्स एंड थीव्स। अब रॉबर्स और थीव्स का मतलब क्या होता है, चोर उचक्के, है ना, चोर उचक्कों की बात हो रही है। विलेजेस वर फ्री फ्रॉम दीज वाइजेस एरिड इवल्स। इस तरह के जो एरिड इवल्स होते हैं ना, बंजर ना, जो सूखे, जो ये शैतान लोग होते हैं, उससे क्या होता है, ये वाइजेस जो है ना, बुरी वाइजेस, इससे क्या होता है, विलेजेस जो है वो फ्री होते हैं। सो दे वर सेटिस्फाइड विद स्मॉल विलेजेस। इसीलिए वो लोग क्या करते हैं, उन लोगों के लिए छोटे छोटे विलेजेस जो हैं वो बहुत बढ़िया रहते हैं, उससे सेटिस्फाइड है। आई थिंक दे डिड द राइट थिंग। मेरा मानना यह है कि उन्होंने बिल्कुल सही किया, मेरे अनुसार तो बिल्कुल सही है। So my dear students, I think that now you get a general idea about Mahatma Gandhi's vision. You have now a general idea. Here what you can able to see, what you can able to understand that Mahatma Gandhi want to focus on what? On villages. Villages पर वो फोकस करना चाहते थे, उस पर विश्वास करते थे, और यही कारण जो है, इसी कारणवश विलेजेस को वो क्या मानते थे, सोल ऑफ द इंडिया। ना विलेजेस क्या है, सोल है भारत की। टुडे वी सी दैट मोर एंड मोर पीपल आर कमिंग टू सिटीज। आज हम क्या कर पा रहे हैं, आज हम देख पा रहे हैं, वी सी, हम देख पा रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं, दैट मोर एंड मोर पीपल आर कमिंग टू सिटीज। ना अलग अलग ना तादाद में लोग क्या कर रहे हैं, सिटीज में आ रहे हैं। देयर इज ओवर क्राउडिंग। ओवर क्राउडिंग का मतलब क्या होता है, बहुत भीड़, पॉपुलेशन बढ़ जाना। पीपल गेट नो वाटर टू ड्रिंक। जो लोग हैं उनको पानी तक नहीं मिल रहा है पीने के लिए ना, जो पानी होता है वो भी उन लोगों को नहीं मिल पा रहा है। एंड नो प्रॉपर हाउस टू लिव, और उनको घर भी नहीं मिल पा रहा है रहने के लिए। स्लम्स आर कमिंग अप वेरी फास्ट, और जो स्लम है वो भी क्या हो रहे हैं, बहुत जल्दी जल्दी क्या हो रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। स्लम्स का मतलब क्या होता है, स्लम्स का मतलब होता है देहात। हैव यू एवर हर्ड अबाउट देहात? स्लम्स को हम कहते हैं देहात, गवार लोगों की नगरी, देहात। यहां देहात की बात हो रही है, ठीक है। पीपल लिव इन इनह्यूमन कंडीशन। लोग क्या है, बड़ी अलग तरह की परिस्थिति में रहते, इनह्यूमन, अमानवीय परिस्थितियों से जूझ रहे हैं। All the evils and vices that Gandhi mentioned are there, और वहां पर क्या है, ये सारी चीजें मौजूद हैं। The people are coming to cities on account of two things. दो चीजों की जवाबदेही के चक्कर में वहां पर आ रहे हैं। Firstly, there are fewer opportunities in villages. क्यों? क्योंकि एक तो वहां पे बहुत कम अपॉर्चुनिटी होती है, people do not get employment. देखिए गांव से अगर शहर में कोई आदमी आ रहा है तो स्वाभाविक है कि गांव में ना वो अपॉर्चुनिटीज नहीं है ना। अपॉर्चुनिटीज का मतलब क्या होता है, वो माध्यम नहीं है जिसके द्वारा वो लोग क्या कर सकते हैं, उपलब्धि प्राप्त कर सकते हैं। तो यही बात जो है वो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस पर्सपेक्टिव पे। यहां पर एक बात और है जिस बात पर आप लोगों को फोकस करना है, और वो है एम्प्लॉयमेंट। देखिए नौकरी जो होती है, हर एक आदमी को नौकरी नहीं मिल पाती। क्यों नहीं मिल पाती, कहीं ना कहीं विलेजेस की अगर हम बात करें तो विलेजेस में नौकरी की कमी इसीलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं लोग क्या करते हैं, वहां पर एस्टेब्लिश नहीं करते चीज़ों को, बड़े बड़े कारखाने नहीं होते ना, लोग वहां पर आते नहीं हैं, जाते नहीं हैं, तो विलेज के लोग क्या करते हैं, बाहर आके खड़े हो जाते हैं। ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन आर नो लॉन्गर हेल्पफुल। अब यहां पर क्या कहा जा रहा है, पारंपरिक कार्य ना, ट्रेडिशनल का मतलब क्या होगा, पारंपरिक, और ऑक्यूपेशन का मतलब होगा कार्य, आर नो लॉन्गर हेल्पफुल। अब वो ज्यादा क्या है, मददगार नहीं है। यहां पर कहा जा रहा है मददगार, साफ है, स्पष्ट है कि अगर मैं बात करता हूं मददगार शब्द की, क्यों नहीं, पुराने समय के ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशंस जो हैं वो क्यों हेल्पफुल नहीं है आज के समय में। सेकेंडली, इट इज द ग्लैमर, चकाचौंध दुनिया, सिटी की जो चकाचौंध करने वाली दुनिया है, दैट ब्रिंग पीपल देयर।
अब देखिए फॉर एन एग्जाम्पल, आप लोगों ने सुना होगा कि एक होता है पतंगा, ठीक है। वो पतंगा क्या करता है, अग्नि की ज्वाला की समक्ष ना, अग्नि देखिए ना, आग उसके सामने अट्रैक्ट होकर आता है। क्यों? क्योंकि आग में बहुत चमक होता है, बहुत शाइन होती है। इस कारणवश आप ये बात ध्यान दे पाओगे, इस बात को समझ पाओगे कि चमक क्या करती है, उसको अपने ओर आकर्षित करती है। वैसे ही आप सिटी को एक अग्नि के रूप में देख सकते हो और गांव के लोगों को पतंगों के तौर पे, वो ग्लैमर जो है सिटी का उसकी ओर अट्रैक्ट होते हैं। दे आर सून डिसइल्यूजन। डिसइल्यूजन का मतलब क्या होता है, इसको आप बोल सकते हो भ्रमित। बहुत ज्यादा क्या हो जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं। बट दे कैन नॉट गो बैक टू देयर विलेजेस, और इसीलिए वे लोग क्या करते हैं, अपने विलेजेस में जा नहीं पाते। इवन टुडे वी नीड टू करेक्ट इट, और आज के समय में भी हमको उसको करेक्ट करना पड़ता है। वी शुड डेवलप विलेजेस। हमको क्या करना चाहिए, हमको विलेजेस को डेवलप करना चाहिए सो दैट पीपल कैन अर्न अ रिस्पेक्टेबल लिविंग। जिससे क्या हो सके, लोग क्या करें, एक बहुत अच्छी इज्जतदार लाइफ को जी सके। देन पीपल विल नॉट थिंक ऑफ फ्लॉकिंग टू द सिटीज। और इसीलिए क्या होगा, लोग क्या नहीं कर पाएंगे, लोग ये नहीं सोच पाएंगे कि कैसे करके हमको क्या करना है, फ्लॉक नहीं करना है किसको, सिटीज को। तब देखिए यहां पर फ्लॉकिंग का मतलब क्या होता है, तो यहां पे इसका मतलब निकल कर आता है यानी झुंड बनाकर सिटीज की ओर जाना ना। देन पीपल क्या करते हैं, इकट्ठा होके, वो ऐसा नहीं सोचते हैं कि वो झुंड बना के जाए, तो विल नॉट थिंक ऑफ फ्लॉकिंग टू सिटीज, है ना। तो नॉट आया है, तो अब फ्लॉकिंग का मतलब तो ये झुंड बनाकर ना, तो वो लोग नहीं सोचते कि वो ऐसे जाएं। तो ओवरऑल यहां पर हमने क्या करा, पूरे चैप्टर के एक्सरसाइज में हमने देखा कि कितने सारे प्यारे प्यारे क्वेश्चन यहां पर दिए हुए हैं। यहां दिया है क्वेश्चन नंबर 5, डिस्कस द नेगेटिव फीचर्स ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन, है ना। अब अगर हम बात करते हैं कारकों की, है ना, फैक्टर्स की, फीचर्स की, विशेषताओं की वेस्टर्न सिविलाइजेशन के, तो वो क्या है, और खासकर हमको नेगेटिव फीचर्स की बात करनी है। नेगेटिव का मतलब क्या होता है, नकारात्मक, नेगेटिव। The Western civilization laid more stress on materialistic progress than spiritual enlightenment. Enlightenment का मतलब क्या होता है, बुद्धत्व। एक ऐसी अवस्था जहां आदमी को समझ में आ जाता है क्या सही है और क्या गलत है। विवेक की उत्कृष्ट अवस्था एनलाइटनमेंट कहलाती है। द वेस्टर्न सिविलाइजेशन लेड मोर स्ट्रेस, यहां पर बहुत ज्यादा जो स्ट्रेस है वो किस पर दिया गया है, मटेरियलिस्टिक प्रोग्रेस पे। मटेरियलिस्टिक प्रोग्रेस क्या होती है, मटेरियलिस्टिक प्रोग्रेस का मतलब होता है भौतिक प्रगति एंड स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट। अब देखिए यहां पर क्या होता है कि जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा फोकस करता है, दबाव डालता है किस पे, मटेरियलिस्टिक प्रोग्रेस पे। किसके अनुसार अगर हम ध्यान से दें तो किसके ऊपर, एनलाइटेंड ना, स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट के ऊपर उसका फोकस ज्यादा रहता है मटेरियलिस्टिक अप्रोच पर। तो स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट उनके लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं है ना, देन लगा है। दे स्पेंड देयर एनर्जी ऑन फिजिकल डिस्कवरीज। वो लोग क्या करते हैं, अपनी जो ऊर्जा है उस ऊर्जा का उपयोग जो है वो कहीं ना कहीं फिजिकल डिस्कवरीज में करते हैं। दे हैव ट्राइड एंड एट दैट सक्सेसफुल, है ना, उन्होंने क्या करा, कोशिश की, एंड एट दैट सक्सेसफुल टू ब्रिंग फिजिकल कंफर्ट्स, जो भौतिक है ना, जो फिजिकल है, जो शारीरिक कंफर्ट्स हैं, उनके लिए उन्होंने बहुत प्रयास किया। इंडीड देयर साइंटिफिक डिस्कवरीज, वास्तव में जो उनकी वैज्ञानिक खोज है एंड इन्वेंशन आर डेजलिंग, कहीं ना कहीं क्या है, बहुत ज्यादा चकाचौंध करने वाला, डेजलिंग है। टुडे द होल वर्ल्ड फील्स इंडक्टेड टू द वेस्ट, कहीं ना कहीं सब लोग क्या सोचते हैं कि पूरी दुनिया ऐसा विचार करती है कि जो बाहर के लोग हैं, वेस्टर्न कल्चर, उसने क्या करा है, हमको ऋणी बना दिया है। ऋणी, इंडक्टेड का मतलब होता है ऋणी, टू द वेस्ट फॉर मेकिंग देयर लाइव्स कंफर्टेबल। इजीली उनकी क्या हुई, लाइफ बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हो गई है। बट all these discoveries have almost totally ignored the soul of man. लेकिन अगर हम ध्यान दें, but all these discoveries, जितनी भी ये डिस्कवरीज हैं, जितनी भी आप कह सकते हो जो खोज हुई है, उसने क्या करा है, ऑलमोस्ट पूरी तरीके से कंप्लीटली इग्नोर किया है किसको, आत्मा को, आदमी की आत्मा को। द रिजल्ट इज दैट डिमांड फॉर फिजिकल कंफर्ट इज एंडलेस, और इसीलिए
अंतहीन है। क्या वो जो कंफर्ट्स हैं, फिजिकल कंफर्ट्स जो भौतिक सोच जो है, शारीरिक सुखों की जो कंफर्टनेस है, वो कहीं ना कहीं अंतहीन है। उसकी डिमांड, उसकी इच्छा, दिस इज इंक्रीजिंग बर्डन। ये क्या कर रहा है, ये बर्डन को बढ़ा रहा है किस पर, अपने प्लानट पे। सर्च फॉर मटेरियल गेन, और जो भौतिक इच्छा है ना, उसकी सर्च चल रही, धुनाई चल रही है। उसने क्या करा है, आदमी के लालच को क्या करा है, बढ़ा दिया है। द पीपल इन द डेवलप्ड कंट्रीज हैव बिकम, जो पीपल हैं ना, जो लोग हैं डेवलप्ड कंट्रीज के, हैव बिकम मोर एंड मोर डिपेंडेंट ऑन मशीन। वो लोग क्या हो गए, बहुत बहुत ज्यादा क्या है, डिपेंडेंट हो गए ना, निर्भर हो गए। डिपेंडेंट का मतलब क्या होता है, निर्भर। यहां कहा जा रहा है निर्भर, किस पर, यंत्रों पर। तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि कितने अच्छे तरीके से गांधी जी के जो विचार है वो कहीं ना कहीं हमको बहुत लाभ दे रहे हैं। यहाँ पे स्वाभाविक तौर पर यही कहा जा रहा है कि जो सभी डिस्कवरीज हैं, ऑलमोस्ट टोटली इग्नोर्ड द सोल ऑफ मैन। कहीं ना कहीं जो अंतरात्मा है, अब जो हमारी अंतरात्मा, सोल ऑफ मैन को आप क्या समझो, जो हमारे भीतर रहने वाली जो आत्मा है, जो अंतरात्मा, उसको तो हम ध्यान ही नहीं दे रहे। तो ये कौन नहीं कर रहा, वेस्टर्न वर्ल्ड नहीं कर रहा। और ये वहां का सबसे बड़ा नेगेटिव एट्रीब्यूट है, नेगेटिव एस्पेक्ट है। द रिजल्ट इज दैट, और वहां का क्या रिजल्ट निकल कर आता है, डिमांड फॉर फिजिकल कंफर्ट इज एंडलेस। और इसीलिए वहां का जो फिजिकल कंफर्ट है, जो वहां की हर एक चीज जो मौजूद है, वो सब क्या है, अंतहीन है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। लालच जो है वो बढ़ाते हैं वो लोग, ठीक है। और यहाँ पर वो लोग क्या डिपेंडेंट है, किस पर, मशीन्स पे। अब यंत्रों पर डिपेंडेंट होने से क्या होता है, यंत्र क्या करते हैं, हमारी जगह जो होती है उसको ना चेंज कर लेते हैं। जगहों का चेंज होने का अर्थ स्वाभाविक है। अगर आप ध्यान दो और अगर आप समझने की कोशिश करो तो आप इस नतीजे पर आ सकते हो माय डियर स्टूडेंट्स, कि यंत्र क्या करते हैं, चीज़ों को रिप्लेस कर देते हैं। खास के उन चीज़ों को जो हमारे लाइफ से जुड़ी हुई हैं, खास के उन कामों को अगर आप ध्यान दो। मैंने आपको उदाहरण के तौर पर बताया था, अब जैसे घर में रोटी बनाना है तो आजकल एक रोटी मेकर आ गया है। अगर आप नापतोल देखते होगे ना, रात के समय जब टीवी देख रहे हो, कार्टून देख रहे हो, तो आता होगा नाप तोल, ऐसा दिखाता नाप तोल। तो एक एडवर्टीजमेंट आता है, ये उसे बताते हैं रोज रात को, अगर आप स्कूबी डू कोई कार्टून मूवी देख के सोने की कोशिश करने वाले हो रात को 11 बजे, तो स्वाभाविक है उसी समय नाप तोल का एक सीरियल आएगा, यानी एक एडवर्टीजमेंट आता है कि आप आपके लिए लाए रोटी मेकर, कितने में, सिर्फ 500 रुपए में। अब सोचिए कि एडवर्टीजमेंट हमको यंत्रों की जानकारी देते हैं। द अर्थ इज अनेबल टू मीट देयर इनसेशिएबल डिमांड्स ना। अब इनसेशिएबल डिमांड्स क्या होते हैं, वही डिमांड जहां हमारी इच्छा है, मोहग्रस्त इच्छाओं की बात हो रही है, मोहग्रस्त डिमांड की बात हो रही है ना। अब देखिए मांगना ना, यहां पर वो लोग क्या मांग रहे हैं, इनसेशिएबल। तो इस बात को समझ सकते हो यहाँ पे, यानी हमारी जो इच्छाएं हैं उन्हीं की बात चल रही है नाउ, और जो पूरी नहीं हो सकती। नाउ द साइंटिस्ट इन द वेस्ट पेंट अ ब्लीक फ्यूचर ऑफ मैनकाइंड। अब क्या हुआ है, अब जो वैज्ञानिक है उन्होंने क्या करा है, इन द वेस्ट, अगर हम वेस्ट की बात करते हैं, पश्चिम की बात करते हैं, उन्होंने क्या करा है, क्या रंगा है, ब्लीक फ्यूचर। ब्लीक का मतलब बहुत काला, बहुत क्या कह सकते, फॉगी, धुंधात्मक, अंधकारमय जो हमारा फ्यूचर है उसको उन्होंने बनाया है। पॉल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग, डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर एंड थाउजेंड ऑफ अदर सच प्रॉब्लम थ्रेटन आवर प्लैनेट। क्या करती है, हमको थ्रेटन करती है, हमको परेशान करती है। क्या परेशान करते हैं, पॉल्यूशन हो गया, ग्लोबल वार्मिंग हो गया, ओजोन लेयर का डिप्लीशन हो गया, ये सब कुछ हमको क्या करता है, परेशान करता है। द मल्टीप्लाइंग डिमांड ऑफ द वेस्टर्न सिविलाइजेशन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस केओस, है ना। ये जो हंगामा हो रहा है, ये जो झगड़े की फसाद है, वो क्या है, ये डिमांड्स का ना मल्टीप्लाई होना है, बढ़ते जाना है। कहाँ पर, वेस्टर्न सिविलाइजेशन में। तो स्वाभाविक है यहाँ पर भी आप लोग एक बात को बहुत अच्छी तरीके से समझ पा रहे होंगे माय डियर स्टूडेंट्स, कि ओवरऑल जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, जो हमारा पश्चिमी जो कल्चर है, जो वहाँ की सभ्यता है, वो क्या करती है, वही है कहीं ना कहीं केओस, इस हंगामे का, इस बड़े बड़े चढ़ा के अगर हम ध्यान से देखें जो हल्ला गुल्ला शोरगुल जो हो रहा है ना, इसका कारण ही वेस्टर्न सिविलाइजेशन है। तो यहाँ पर ये बात जो है वो बिल्कुल क्लियर हो गई है। पॉल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग, डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। अब ओजोन लेयर क्या होती है आप लोगों को पता है,
आप लोगों को ये बात भी पता होनी चाहिए कि जो हमारी बॉडी होती है, हमारी बॉडी के अंदर ना अगर आप ध्यान दो तो कहीं ना कहीं अंग हैं, उसके कारण में शरीर चल रहा है। और न्यूट्रिशन जो है, अगर हमारी बॉडी को सही न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो हमारी बॉडी नहीं चलेगी। तो यही बात है, हमारे न्यूट्रिशन पे भी असर डालता है क्या, ये सब कुछ। तो मटेरियल चीज़ें क्या करती है, हमें को बहुत नुकसान पहुंचाती है, हमारी पूरी प्लानट को क्या करती है, परेशान करती है, थ्रेटन कर देती है। अब देखिए यहाँ पर हमारा जो प्लानट है वो किससे बना है, जल से बना है, ठीक है, पंच तत्वों से बना है। अगर उसके साथ हम खिलवाड़ करेंगे तो हमारे हर एक चीज पर बहुत बड़ा प्रभाव जो है वो देखने को मिलेगा। क्वेश्चन 6 बोल रहा है, व्हाट इज द एसेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इंडियन सिविलाइजेशन एंड वेस्टर्न सिविलाइजेशन। अब सबसे महत्वपूर्ण, एसेंशियल, जरूरी, यहां बोल रहा है क्या, एसेंशियल, जरूरी डिफरेंस क्या है इंडियन सिविलाइजेशन और वेस्टर्न सिविलाइजेशन के बीच में। हाउ इज अवर सिविलाइजेशन सुपीरियर, यानी बड़ा है वेस्टर्न सिविलाइजेशन से। द एसेंशियल डिफरेंस इज द सेम एज बिटवीन बॉडी एंड सॉइल। अब देखिए जो एसेंशियल डिफरेंस है वो बिल्कुल सामान्य है, किसकी तरह, बॉडी और सॉइल की तरह, बिटवीन मटेरियल और स्पिरिट के बीच में, है ना। देखिए बॉडी अलग है, सॉइल अलग है, मटेरियल अलग है, स्पिरिट अलग है। वैसे ही वेस्टर्न और इंडियन सिविलाइजेशन के मध्य में भी बहुत बड़ा क्या है, अंतर है। द वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज इन सर्च ऑफ एंडलेस प्लेजर, है ना। आप जानते हैं ना, आनंद चाहिए उनको, हर एक चीज का आनंद चाहिए। कोई ऐसा नहीं, अगर उनके पास खाना है तो उनको और अच्छा अच्छा खाना है। आइसक्रीम खाई तो 1 लाख की भी खाएंगे वो, उनको इतनी महंगी आइसक्रीम खानी है ना। उनको शारीरिक सुख चाहिए तो उनके लिए अलग अलग तरीके की चीजें जो होती है अपने जीवन में, कामुकता बढ़ाने वाली चीजों पे वो ध्यान देते हैं ना। सेक्सुअल ओरिएंटेशन का ध्यान बहुत होता है, आनंद की ओर बहुत ज्यादा भागते हैं। लेकिन असलियत में जो असली आनंद है वो आत्मा में निहित है। तो हमारे यहाँ पर अगर ध्यान दें तो कहीं ना कहीं इंडियन सिविलाइजेशन जो है उसने क्या करा है, इन्हीं चीजों पे, जो एंडलेस प्लेजर जो है ना, जो कभी खत्म नहीं होने वाला आनंद है, उस पर उन्होंने क्या करा, लिमिट लगाया है। वो लोग कहते हैं, भारतीय लोग, जो हमारा सभ्यता है, जो हमारी संस्कृति हमको यही सिखाती है कि परम ब्रह्म पर ध्यान दो। परम ब्रह्म परमेश्वर हमारे भीतर समाहित है, उस परम ब्रह्म परमेश्वर को ध्यान देकर समझो, समाधि में स्थित होकर उसका ध्यान करो, कहीं ना कहीं वो आपको क्या करेगा, दर्शन देगा। तो यही चीज है, हमारे यहाँ लिमिट लगाई गई है। इतनी सारी जो इच्छाएं हैं, जो कामुकता है, ये सब कुछ पे क्या है, एक लगाम लगाइए। अगर घोड़े को बेलगाम बना दो तो घोड़ा भागता जाएगा, और आपकी जो पूरा शरीर, जो सारथी है ना, सारथी की आत्मा ही है आपकी सारथी, अगर वो लगाम नहीं लगाएगी, अगर आपका मन लगाम नहीं लगाएगा तो आपका शरीर भागता जाएगा और कहीं गलत जगह जाकर ठुक जाएगा। तो यहां पर हमको समझ में आ गया है, क्या समझ में आया, जो जरूरी डिफरेंस है। जरूरी, एसेंशियल का मतलब क्या होता है, जरूरी, जो आवश्यक ना, जरूरी है, आवश्यक है, यही है कि हमारी बॉडी और सॉइल जो है, जैसे उसमें अंतर होता है, जैसे मटेरियल और स्पिरिट में अंतर होता है, वैसे ही वेस्टर्न और इंडियन सिविलाइजेशन में भी जमीन आसमान का अंतर है। क्यों? क्योंकि इंडियन सिविलाइजेशन ने रेस्ट्रिक्शन लगाया है। इंडियन सिविलाइजेशन ने क्या करा है, एक बांध बना के रखा है, एक रेस्ट्रिक्शन लगाया है अपनी इच्छाओं पर। लेकिन वेस्टर्न लोगों की तो इच्छाओं का कोई अंत ही नहीं है, उनको तो क्षितिज पार जाना है। The Western civilization has made discoveries to find physical comforts. अगर हम वेस्टर्न सिविलाइजेशन की बात करते हैं, अगर मैं बात करूं पश्चिमी सिविलाइजेशन की ना, वहां के जो सभ्यता है, हैज मेड डिस्कवरीज टू फाइंड फिजिकल कंफर्ट्स, उसने क्या करा है, डिस्कवरी की है ना, ढूंढा है, खोजा है क्या, फिजिकल कंफर्ट्स को। द इंडियन सिविलाइजेशन हैज सॉट टू डिस्कवर द ट्रू नेचर ऑफ द सोल। जो हमारे इंडियन सिविलाइजेशन, उसने क्या करा है, सॉट किया है। सॉट का मतलब क्या होता है, मांगना। सॉट का मतलब क्या होता है, मांगना। तो जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है उसने क्या है, बहुत सारी खोज की है, किसके लिए, फिजिकल कंफर्ट्स के लिए। लेकिन इंडियन सिविलाइजेशन ने क्या मांगा है, क्या मांगना चाहता था, वो क्या मांगा है, टू डिस्कवर द ट्रू नेचर ऑफ द सोल। हमने क्या मांग की, हमने मांगा कि हमको तो खोज करनी है क्या,
जो सच्चा प्रकृति है, सच्ची प्रकृति जो है हमारे सोल की, उसको हमको देखना है, जो इटर्नल ब्लिस है। अब बोलोगे सर इटर्नल ब्लिस क्या होता है? देखिए इटर्नल ब्लिस क्या है। इटर्नल ब्लिस की अगर मैं बात करूं तो आप ध्यान दोगे कि इटर्नल ब्लिस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए समझने योग्य है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब इटर्नल ब्लिस को आप कैसे समझोगे? देखो इटर्नल ब्लिस जो है कहीं ना कहीं अगर आप ध्यान दो तो आपको पता चलेगा कि इटर्नल का मतलब क्या होता है, जो हमेशा विद्यमान रहता है। इटर्नल का मतलब क्या होता है? जो हमेशा विद्यमान रहता है और जो हमेशा रहता है उसको हम इटर्नल ब्लिस कहते हैं, और ब्लिस का मतलब खुशी। अब यहां पर देखिए क्या दिया है, इंडियन फिलोसोफर्स। अब देखिए यहां पर क्या लिखा है, फिलोसोफर्स। अब फिलोसोफर्स कौन होते हैं? दार्शनिक। भारतीय दार्शनिकों को तो आप जानते होंगे ना, कितने सारे दार्शनिक रहे हैं भारत में। तो वही चीज है जो हमारे इंडियन फिलोसोफर्स हैं, डिस्कवर्ड दैट सोल इज मोर इंपॉर्टेंट। उनके अनुसार जो हमारी आत्मा है, जो हमारी सोल है, वो क्या है? वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो देयर डिस्कवरीज हैव फाउंड, तो उनकी जो डिस्कवरीज है, उनकी क्या कह सकते हो आप, उनकी जो एक खोज है वो उसने क्या फाउंड किया है? वेज टू एलिवेट द माइंड एंड द स्पिरिट। अब देखिए एलिवेट का मतलब क्या होता है? ऊपर उठाना। एलिवेट का मतलब क्या होता है? ऊपर उठाना। तो उन्होंने क्या करा है? बहुत मेहनत की, उन्होंने बहुत प्रयास किया, और इसके चलते उन लोगों ने क्या करा, एक ऐसा, क्या कहना चाहिए, एक ऐसा सॉल्यूशन निकाला जिसके चलते क्या हो रहा है, लोगों को ज्ञात हो रहा है कि कैसे अपनी आत्मा को ईश्वर से जोड़ना है, परम ब्रह्म की ओर आना है। तो वही चीज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी बात को हमको समझना है। तो यहां पर हमारे भीतर जो मौजूद अंतरात्मा है, जो मौजूद हमारे भीतर सूक्ष्म जगत जो विद्यमान है, उसमें आत्मा को कैसे परम ब्रह्म तक ले जाना है, उसके बारे में यहां पर बताया गया है। यहाँ यही बताया गया है कि कैसे डिस्कवरी की गई है। तो आत्मा ही हमारे लिए महत्वपूर्ण है, बट वेस्टर्न सिविलाइजेशन इग्नोर्ड दिस एस्पेक्ट। एस्पेक्ट का मतलब क्या होता है? पहलू, है ना, पहलू। तो जो एस्पेक्ट्स होते हैं उसको उन्होंने क्या करा? इग्नोर कर दिया। इग्नोर का मतलब क्या होता है? जाने दिया, इग्नोर कर दिया। अरे मेरे को तो इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है तो मैं इसको इग्नोर कर देता हूं। तो यही बात यहां पर देखने को मिलती है। ऑल टुगेदर यानी साथ में क्या करा? उसको इग्नोर कर दिया। दे फाउंड कंफर्ट्स एंड लग्जरीज, और उन्होंने क्या पाया? उन्होंने कंफर्ट्स और लग्जरीज को देखा। कंफर्ट्स का अर्थ क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स? कंफर्ट का मतलब होता है जो हमारी जीवन की जितनी भी इजीनेस होता है ना, इजीनेस समझ सकते हो आप, कि जैसे कि मैं यहाँ जा रहा हूँ, कहीं जा रहा हूँ तो गाड़ी से जा रहा हूँ, गाड़ी से आ रहा हूँ ना, जीवन में बहुत कुछ सही है, पैसा भी, सब कुछ मेरी जिंदगी में अवेलेबल है। लग्जरीज का मतलब क्या होता है? हर एक सुख सुविधा। तो यहां पर यही कहा जा रहा है कि दे फाउंड कंफर्ट्स एंड लग्जरीज, उसको उसमें लग्जरीज में क्या मिला? कंफर्ट मिला। नेचुरली अवर सिविलाइजेशन इज सुपीरियर बिकॉज देयर इज नो लिमिट टू फिजिकल कंफर्ट्स, रादर आफ्टर सर्टेन स्टेज दे आर मोर बर्डनसम देन एंजॉयबल। अब देखिए हमारे यहां पर क्या होता है, यहां पर देखिए एक बात जो मैं आपको बताना चाहूंगा वो ये है कि हमारे यहां ना बर्डनसम देन इंजॉयबल, हम लोग जो फिजिकल कंफर्ट जो होते हैं ना हमारे, उनमें हमारे यहाँ ना कहीं लिमिट है। कहीं ना कहीं हम लोग उसको क्या मानते हैं? हमारा सिविलाइजेशन सुपीरियर है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोगों ने कुछ प्रतिबंध लगाया है ना। यहां पर आएगा देयर इज लिमिट, है ना, यहाँ पर नो नहीं, यहाँ पर लिमिट आएगा। देयर इज लिमिट टू फिजिकल कंफर्ट्स, बहुत सारे लिमिट्स हैं फिजिकल कंफर्ट्स में हमारे यहाँ। रादर देन अ सर्टेन स्टेज, अगर हम किसी निश्चित स्टेज की बात करते हैं, दे आर मोर बर्डनसम। और कहीं ना कहीं क्या होता है, अगर हम उन सभी फिजिकल कंफर्ट्स की बात करते हैं तो वो हमारे लिए बहुत ज्यादा भार बन जाता है। भार का अर्थ क्या होता है? एकदम से ढोना, एक कुछ चीज रख ली मैंने सर पे, मैं ढो रहा हूं उसको, तो हमारे लिए क्या फिजिकल कंफर्ट एक ढोने के समान है। द मोर कंफर्ट्स एंड लग्जरीज वी हैव, जितना ज्यादा कंफर्ट्स होगा, जितना ज्यादा लग्जरीज होगा, वी हैव द मोर वी क्रेव फॉर, और उसके लिए हम क्या होंगे? उतने ज्यादा क्या होंगे? उत्सुक होंगे पाने के लिए, उतने ललायित होंगे, क्रेविंग होगी माइंड में। वी फाउंड नो हैप्पीनेस, हमको कोई हैप्पीनेस में नहीं दिखती है। बट बाय अ वॉलंटरी रिस्ट्रेंट, लेकिन जब हम स्व ऐच्छिक तरीके से क्या करते हैं, उसमें एक रुकावट लेकर आते हैं। रिस्ट्रेंट का मतलब होता है अवरोध।
ऑन इंडल्जेंसी इन पैशन, जो हमारे पैशन की जो इंडल्जेंसीज हैं, है ना, जो हमारा पैशन होता है, जो हमारा भाव आवेश जो इच्छा है, उसमें हम क्या करते हैं, थोड़ा बहुत रिस्ट्रेंट लेकर आते हैं, रोकना की कोशिश करते हैं। वी कैन फाइंड ट्रू हैप्पीनेस, तो उससे हमको सच्ची खुशी की प्राप्ति हो जाती है। तो मेरे को लगता है कि अब आप लोगों को यहाँ पर इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट नहीं होगा, क्योंकि इस क्वेश्चन के जो आंसर है हमने उसको बहुत अच्छे तरीके से कवर किया है। अगर इसके रिगार्डिंग भी कोई डाउट्स हैं आपके माइंड में, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर कर मेरे को बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, माय डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आपको क्या करना है, संभल कर समझना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अ सर्टेन डिग्री ऑफ फिजिकल हार्मनी एंड कंफर्ट इज नेसेसरी, बट अबव अ सर्टेन लेवल इट बिकम्स अ हिंड्रेंस इंस्टेड ऑफ हेल्प। इलॉबरेट। अब देखिए, जब भी हम प्रश्न की बात करते हैं ना, जब भी हम प्रश्न की बात करते हैं तो यहां पर आया है इलॉबरेट। इलॉबरेट का मतलब क्या होता है, बताना, अच्छे तरीके से बड़ा चढ़ा के समझाना। अ सर्टेन डिग्री ऑफ फिजिकल हार्मनी, है ना, अगर हम बात करते हैं एक निश्चित मात्रा की, किसकी, फिजिकल यानी बाहरी तालमेल की, हार्मनी या समन्वय की, एंड कंफर्ट इज नेसेसरी। अगर हम बात करते हैं ना एक मात्रा तक कि अगर हमको हार्मनी चाहिए, समन्वय चाहिए जीवन में, कंफर्ट चाहिए, तो वो नेसेसरी है, मतलब आवश्यक है। बट अबव अ सर्टेन लेवल, लेकिन कुछ हद तक, किसी लेवल तक, इट बिकम्स अ हिंड्रेंस, किसी लेवल पर आकर क्या होगा, यही हार्मनी, यही फिजिकल हार्मनी, यही कंफर्ट जो है कहीं ना कहीं क्या करेगा, हमारे राह का क्या बन जाएगा, एक अवरोध बनकर रह जाएगा। इंस्टेड ऑफ हेल्प ना, हेल्प की जगह। तो इस चीज को हमको क्या करना है, इस जो लाइन को जो कि हमने उठाई है कहां से, हमारी बुक में से लाई है, तो वहां की इस लाइन को हमको लाइन बाय लाइन समझने के पश्चात हमें इसको इलॉबरेट करना है। माय डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसीलिए ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि बोर्ड में क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स, ऐसे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं जहां पर आप लोग बहुत अच्छे तरीके से चीजों को बता सको, समझा सको, इलॉबरेट कर सको। इस क्वेश्चन से साफ साफ तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि इसका ध्येय क्या है। तो चलिए इसका आंसर सॉल्व करते हैं। ह्यूमंस हैव बोथ बॉडी एंड सोल। जब हम ह्यूमंस की बात करते हैं, ह्यूमंस कौन होते हैं, हम लोग ना, जैसे कि मैं ह्यूमन हो गया, आप लोग ह्यूमन हो गए, ठीक है। हैव बोथ बॉडी एंड सोल, हमारे पास दोनों चीजें हैं, एक है बॉडी और एक है सोल। जैसे ये मेरा शरीर है और शरीर के भीतर क्या है, आत्मा। आत्मा का वास होता है शरीर के भीतर। तो बॉडी और सोल की जब मैं बात करता हूं तो दोनों भिन्न हैं लेकिन साथ साथ हैं। इसको आप ऐसे भी ले सकते हो, फिजिकल बॉडी और इटर्नल पार्ट हमारा सोल। नो डाउट सोल इज मोर इंपॉर्टेंट, लेकिन हमारे लिए क्या है, सोल जो है, जो आत्मा है, वो क्या है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, उसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। अब आप लोग बोलोगे डियर सर ऐसा क्यों है, इंपॉर्टेंट क्यों है, तो चलिए देखते हैं। इट ड्वेल्स इन द बॉडी, क्या होता है, जो सोल होती है वो हमारे बॉडी के अंदर क्या करती है, रहती है। बट विदाउट द बॉडी, लेकिन अगर बॉडी ही नहीं है, द सोल कैन नॉट अचीव एनीथिंग। तो आत्मा क्या कर सकती, कुछ अचीव नहीं कर सकती। इफ वी वॉन्ट टू एलिवेट अवर स्पिरिट, अगर हमको हमारी आत्मा को, हमारी स्पिरिट को ऊपर उठाना है, वी नीड टू वर्क हार्ड। इसलिए हमको क्या करना होगा, हमें बहुत कड़ी मेहनत करनी होगी। इफ वी वॉन्ट टू सर्व ह्यूमैनिटी, अगर हम ह्यूमैनिटी को सर्व करना चाहते हैं, वी कैन नॉट डू सो अनलेस अवर बॉडी इज स्ट्रॉन्ग। हम तब तक नहीं कर सकते जब तक हमारा शरीर जो है वो मजबूत नहीं है, एंड हैज सम डिग्री ऑफ कंफर्ट, और कुछ हद तक हमारे पास कंफर्ट नहीं है। तो यहां पर क्या कहा जा रहा है, यहां पर यही कहा जा रहा है कि हमारी बॉडी के अंदर एक आत्मा मौजूद है। अब देखिए इस क्वेश्चन को आपको कैसे उत्तर के तौर पे लिखना है। देखिए सबसे पहली चीज तो आपको यहां पर बताना होगा कि ह्यूमन बॉडी में क्या क्या होता है, ठीक है। उसके बाद सोल का आपको इंपॉर्टेंस बताना है, ठीक है। अब हम देखते हैं सोल क्या करती है। सोल हमारे को ना क्या करती है, एलिवेट करती है। अगर हमको सोल को, देखिए सोल क्या है, सोल भगवान का ही भाग है। अगर हम मेहनत करेंगे तो सोल एलिवेट होगी, ठीक है। और हमारी जो स्पिरिट है उसको हमको ऊपर उठाना, हम ऊपर कैसे उठाएंगे, अच्छे कर्मों से, अच्छे कर्मों के द्वारा। वी नीड टू वर्क हार्ड फॉर इट, इसलिए हमको क्या करना है, हार्ड वर्क करना है। तो मैं आपको बता देता हूं, आत्मा ही क्या है, सर्वोपरि है। आत्मा ही क्या है, सर्वशक्तिमान है। इस आत्मा का उपयोग
नहीं करना, ये आत्मा उपयोग करने योग्य नहीं। भगवान कृष्ण कहते हैं गीता में कि हे अर्जुन, ये जो आत्मा है, जिस आत्मा को तू देख रहा है, इसको खंड खंड नहीं किया जा सकता, इसको काटा नहीं जा सकता, इसको जलाया नहीं जा सकता, इसके साथ कुछ भी नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि ये आत्मा जो है शाश्वत है, परनियल है, हमेशा से विद्यमान है। और इसीलिए हे अर्जुन, तू इस बात को समझ, इस बात पर प्रयास कर कि तेरे को कर्म करना है और कर्म करके फल की चिंता नहीं करनी। जो सामने दिख रहे हैं वो सब लोग कौन है? तेरे दुश्मन है। तो यहाँ पे स्वाभाविक है कि यहाँ पर क्या है कि जो लोग दुश्मन अर्थात जो लोग तेरे सामने दिख रहे हैं वो सोल ही है एक तरह से। तो तू जिनको मार रहा है वो मरेंगे नहीं, वो आत्माएं वापस से जन्म लेंगी। अर्थात आत्मा का कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत बहुत ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। इस बात को आपको समझना होगा। इफ वी आर अनकंफर्टेबल, अगर हम असंतोषजनक स्थिति में हैं, अनकंफर्टेबल है, हम लोगों को नहीं पता कि सही क्या है गलत क्या नहीं, हम लोग एक तरह से ऐसी स्थिति में जहां हमारे पास कंफर्टेशन या कंफर्ट नहीं है, वी कैन नॉट मेक द बेस्ट यूज ऑफ अवर फिजिकल एनर्जी। देखिए, अनकंफर्टेबल है, असंतोषजनक स्थिति में अगर हम रहेंगे तो स्वाभाविक है हम क्या नहीं कर सकते, हमारी जो फिजिकल एनर्जी है, जो हमारी भौतिक या आप कह सकते शारीरिक ऊर्जा जो है, उसका हम उपयोग अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगे। सो अ डिग्री ऑफ फिजिकल कंफर्ट इज असेंशियल। इसीलिए कुछ हद तक अगर हम ध्यान दें, कुछ मात्रा तक हमको किस चीज की आवश्यकता है? फिजिकल कंफर्ट की हमको आवश्यकता रहेगी। बट टू बी स्लेव टू कंफर्ट्स, लेकिन अगर हम लोग इन कंफर्ट्स के, इन ईजनेस के क्या बन जाएं? दास बन जाएं। स्लेव्स का मतलब क्या होता है? दास बनना। प्लेजर विल डिग्रेड अस मॉरली, और क्या होगा इससे? जो प्लेजर है वो क्या करेगा? हमको नीचे ले आएगा। डिग्रेड का मतलब क्या होता है? डिग्रेड का मतलब होता है नीचे आना, नीचे आ जाना ना, नीचे गिर जाना। हमको नैतिक तौर पर, मॉरली तौर पर क्या करेगा? नीचे ले आएगा। इंडीड, इंडीड का मतलब क्या होता है? वास्तव में। अगर हम वास्तव की बात करें ना, वास्तव में देयर शुड बी अ डिग्री ऑफ फिजिकल हार्मनी एंड कंफर्ट। हाँ, कुछ हद तक हमारे शारीरिक समन्वय होना चाहिए, कंफर्ट होना चाहिए। बट इंडल्जेंसी इन पैशन विदाउट रिस्ट्रेंट विल बिकम अ बर्डन एंड हिंड्रेंस। लेकिन जो हमारी इच्छाएं हैं ना, किसका? हमारे भावावेश की जो इच्छाएं है ना, जो कामुकता है, जो भाव है हमारे पाने की जो इच्छाएं हैं, उसमें अगर हम लगाम नहीं लगाएंगे तो कहीं ना कहीं क्या होगा, है ना, बर्डन बन जाएगा। वही चीज है, ये जो हार्मनी है, जो कंफर्ट है फिजिकल, वो हमारे लिए क्या बन जाएगा? एक बर्डन बन जाएगा। बर्डन का अर्थ क्या होता है? भार। और हिंड्रेंस मतलब एक तरीके से रुकावट बन जाएगा। मैन विल नॉट बी एबल टू डू गुड टू हिमसेल्फ और टू सोसाइटी। आदमी क्या नहीं कर पाएगा? अपने सोसाइटी के लिए भी अच्छा नहीं कर पाएगा और खुद के लिए भी नहीं कर पाएगा। स्वाभाविक है, अगर आप ऐसी चीजों के बोझ के तले दब जाओगे तो इसके चलते क्या होगा? संसार में आप लोगों को ही नुकसान उठाना पड़ेगा। तो इसी बात के साथ चलिए अब हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब ओवरऑल आपका क्वेश्चन आंसर सेशन जो वो ओवर हो चुका है माय डियर स्टूडेंट्स। मैं आपको बताना चाहूंगा एक और अन्य जानकारी, वो ये है कि हमारे पास सारे टॉप कोर्सेज जो है आप लोगों के लिए अवेलेबल हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर सीबीएसई, एनटीएससी, ओलंपियाड, हाई क्वालिटी एजुकेशन जो है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है दी जाती है। 110% यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन अवेलेबल है। अब हमारे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।